हाँ जी, एक तो मैं आपको वो क्वेश्चन कराना चाहता हूँ जो हमने करा नहीं था सीक्वेंसिंग सीरीज में। क्वेश्चन कुछ भी इस तरीके का हो सकता है। सेम नंबर्स होंगे जो कि ऐड कर रहे हैं, जैसे कि 7 प्लस 77 प्लस 777 प्लस 7777, इस तरीके के नंबर्स बढ़ जा रहे होंगे। लास्ट वाली टर्म होगी 7777 अप टू 10 टाइम्स। जरूरी नहीं यही क्वेश्चन हो, 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस 88888, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, या फिर 2 प्लस 22 प्लस 222 प्लस 42, कुछ भी इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है जिसमें कि सेम नंबर्स की सीरीज बन रही है, राइट। तो इसको करने के लिए आपको सबसे पहले इन नंबर्स को 1 बनाना पड़ेगा। मतलब यहां से आप 7 कॉमन लें, अगर इसी सीरीज से, लेट्स से दिस सीरीज इज एस, तो आप 7 कॉमन लें तो ये बन जाएगा 1 प्लस 11 प्लस 1 ऊपर 1 नीचे 1। 9 से करेंगे ना, मल्टीप्लाइड में। बिल्कुल, ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। फिर इस तरीके के सारे क्वेश्चंस में आपको यही करना है। अब आप अगला काम करिए, इसी सीरीज को 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। जो डिवाइड वाला 9 है उसको अंदर रखिए, मल्टीप्लाई वाले 9 को अंदर ले जाइए। तो 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 9999 प्लस चलते चलते लास्ट में बन जाएगा n टाइम्स। अब आप इस 9 को 10 माइनस 1 लिख सकते हैं। अगले 99 को 100 माइनस 1 लिख सकते हैं। 999 को 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं। ऐसे ही 49 को 10,000 माइनस 1 लिख सकते हैं। और ऐसी लास्ट वाले 9 को, अब आपको ये समझना है, देखिए जरा, जब एक 9 था तो 10 की पावर 1 माइनस 1 था, 99 था तो 10 स्क्वायर माइनस 1 था, 2 9 पे 10 स्क्वायर, 3 9 पे 10 क्यूब। तो ऐसी अगर n 9s हैं तो 10 की पावर n माइनस 1 ये बन जाएगा। अब आप इसे देख सकते हैं, 1 आ रहा है n टाइम्स और एक सीरीज बन रही है जीपी 10 प्लस 100 से लेके 10 की पावर n माइनस n। माइनस n इसलिए क्योंकि 1 1 1 1 1 1 सारे n टाइम्स ऐड हो गए। ये बन जाएगा हमारे पास सम ऑफ जीपी। सम ऑफ जीपी हमें निकालना आता है। सम ऑफ जीपी हमारे पास होगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n, फर्स्ट टर्म इज 10, तो 10 टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 1 विच इज 9 माइनस n। हमारे पास सम कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। मैं इसको अब पूरा सॉल्व करके लिख देता हूँ। 7/81 10 की पावर n प्लस 1 माइनस 70/99 माइनस 7n/9। ये इस सीरीज का सम है। आप इस सीरीज के सम को जनरलाइज भी कर सकते हैं, या 7 की जगह कोई भी नंबर आएगा तो वही 7 से आप बस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। आप इसको याद रख सकते हैं। तो अगर 8 की सीरीज होती तो यहाँ पे आ जाता बाहर 8/9। ऐसी 3 3 3 वाली सीरीज होती तो 3/9। तो इस तरीके का भी कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सर इस टाइप के क्वेश्चन को कहते क्या, जीपी में आया है या फिर इसको कुछ स्पेशल कहते हैं? ये तो नॉर्मली सीरीज है, इसको कुछ स्पेसिफिक नाम तो नहीं। जीपी है वैसे। सर अगर वैसे पीएनसी कब देखें, कराओगे? आज से शुरू हो रही है अभी, इस क्वेश्चन के अच्छा बाद बस। पीएनसी हो रही है। कल क्लासेस हैं क्या तुम्हारी? कल का क्या शेड्यूल है? सर कल तो फिजिक्स की और केमिस्ट्री की होगी। किस किस टाइम से? सर
330, 345 is 7 तक. हाँ जी, चले आगे भाई आगे। तो आज से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के अंदर सबसे पहला टॉपिक जो आपको पढ़ाया जाएगा, सबसे पहले तो मैं आपको इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, क्या काम करता है, आपकी काउंटिंग आसान करता है। और जैसे मैंने कहा काउंटिंग आसान करता है, तो इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी में भी आएगा। इस बार की प्रोबेबिलिटी आपकी बेस्ड होगी पीएनसी पे काफी हद तक। ये प्रोबेबिलिटी में आएंगे तो उसकी भी बात बता दूंगा, और इससे पहले के पीएनसी अगर हम देखें तो पीएनसी के अंदर परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, परम्यूटेशंस का मतलब होता है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट्स, और कॉम्बिनेशंस का मतलब होता है सिलेक्शंस, राइट। इस चीज को मैं भी आगे चलते हुए और एक्सप्लेन करूंगा। अभी हम परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे प्रॉपर्ली, मतलब क्या मतलब है परम्यूटेशन एंड क्या मतलब है कॉम्बिनेशन का, तब मैं आपको ये बताऊंगा। बट अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं कि आपके ये जितने भी चैप्टर्स आप पढ़े हैं अभी तक आपने, और जितने भी आप आगे पढ़ेंगे, सबसे लॉजिकल चैप्टर ये है। आपका अराउंड 28 से 32 चैप्टर्स का सिलेबस होता है। ये सारे चैप्टर्स में सबसे लॉजिकल चैप्टर ये, और सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाला चैप्टर भी यही है कि आप इसके क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो आप समझते हो, देखते हो, आपने देखे हैं, ये काम करने पड़ सकते हैं। और मैंने आपसे कभी बताया भी होगा कि पीएनसी का यूज लाइफ में है काफी, तब एक बार तो हाँ मैंने ही सर, करा है। सर हाँ सर, कई बार सर छोटे वगैरह में भी अगर कोई चीज गिननी होती है, कॉम्बिनेशन करना होता है, निकालना होता है, तो हम गिनते हैं, इससे फॉर्मूले से निकल आता है. काउंटिंग आसान ही करना इसका काम है। ये काउंटिंग आपकी आसान कर सकता है काफी। और प्रोबेबिलिटी में इसीलिए इसका यूज है क्योंकि काउंटिंग प्रोबेबिलिटी में होती है। जैसे प्रोबेबिलिटी में भी क्या है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, तो आउटकम से गिनने होते हैं। स्टार्ट करा था कॉइन से, पहले जब 6 7 में पहली बार पढ़ाई थी प्रोबेबिलिटी, तो कॉइन वॉइन टॉस कराते थे, फिर उसके बाद डाइस ले आए, डाई ले आए, डाई में 6 का आउटकम्स हो गए, आउटकम्स ही तो बढ़ाते जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी में भी। फिर उसके बाद कार्ड्स पढ़ाए तो 52 आउटकम्स हो गए। अब पीएनसी पढ़ा देंगे तो फिर पीएनसी के बाद सब कुछ खत्म। फिर पीएनसी के बाद तब तुम्हें काउंटिंग ही आ गई, अब तो कोई बात ही नहीं है, काउंटिंग में तो कुछ भी करा देंगे फिर प्रोबेबिलिटी में ना। तो वैसी चीजें पीएनसी भी काफी हद तक प्रोबेबिलिटी में भी बहुत यूज होगा। और पीएनसी पढ़ने से पहले, पीएनसी में मतलब और डिटेल में आगे जाने से पहले, आप सबसे पहले ये दो चीजें पढ़िए। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पहला टॉपिक होगा हमारा इसका, ये एफपीसी हम इसको बोल देते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अंदर आपको काउंटिंग के तरीके बताए जाते हैं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सब्ट्रैक्शन। होते तो चारों हैं, अभी आपके सिलेबस में सिर्फ दो ही हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। ये किस तरीके से वर्क कर रहा होगा। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को समझाने से पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगा, मैं आपके सामने एक प्रॉब्लम रखना चाहूंगा। वैसे हमारे पास 3 सिटीज है। So city 1 is Bangalore, city 2 is Mumbai, and this is not a city although state, but city third, yeah, place 3 is Goa. Okay. Now Bangalore, Mumbai and Goa आसपास ही situated है, बहुत दूर नहीं है, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो लेट्स से बैंगलोर से मुंबई जाने के मेरे पास कुछ ये 4 तरीके हैं, 1 2 3 एंड 4। ऐसे ही मुंबई से गोवा जाने के मेरे पास और 3 तरीके हैं, 1 2 3, 3 पाथ। सो मैं इसको बोल रहा हूँ पाथ 1, पाथ 2, path 3, and this one is path 4, this one is path 5, P6, P7। ये कुछ अलग अलग पाथ्स हैं, हम इनसे इस तरीके से ट्रैवल कर सकते हैं। यानी कि मुंबई से अगर मैं, और जरूरी नहीं मैंने ये जिधर एरो लगाया है उधर ही जा सकते हैं, मुंबई से बैंगलोर भी वापस आ सकते हैं ऑब्वियसली, और गोवा से मुंबई भी वापस आ सकते हैं। बट गोवा से मुंबई को ट्रैवल करने के हमारे पास 3 पाथ्स हैं।
3 ways we can reach Mumbai we can reach Mumbai from Goa, or there are 4 ways we can reach Mumbai from Bangalore. अब मैं आपके सामने 2 सिचुएशंस रख रहा हूँ. पहली सिचुएशन ये है कि मैं मुंबई में था, राइट, फ्लड्स आए और मेरे को मुंबई से निकलना है. तो सिचुएशन ये है कि आपको मुंबई से शिफ्ट करना है. मुंबई से शिफ्ट करना है, यू कैन आइदर गो टू बैंगलोर और यू कैन गो टू गोवा, राइट. अगर आप मुंबई से सर बैंगलोर जाते हो, सर ये पाथ वाइस वर्सा है. हाँ, वो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि पाथ कहीं भी जा सकते हैं, मतलब वापस पाथ हैं तो रास्ते बने हुए हैं, तो जाने को आप बैंगलोर से मुंबई भी जा सकते हैं, मुंबई से बैंगलोर भी जा सकते हैं. तो अगर मैं मुंबई से शिफ्ट करना चाहता हूँ, बस मेरे को मुंबई से हटना है, तो मुंबई से हटने के मेरे पास या तो मैं बैंगलोर जाऊंगा मुंबई से हटके, या तो मैं गोवा जाऊंगा. और मुंबई से शिफ्ट होने के 7 तरीके होंगे. या तो आप बैंगलोर जाओगे 4 तरीके से, P1 P2 P3 P4, या फिर आप गोवा जाओगे 3 तरीके से, P5 P6 P7. तो आप यू कैन टेक आइदर ऑफ दीज 7 रूट्स, राइट, टू शिफ्ट फ्रॉम मुंबई. एक प्रॉब्लम. तो अगर आपको सिर्फ ये बोला जाए कि आप मुंबई से हट जाइए, कहाँ जाओ इससे मतलब नहीं है उन्हें. वो कह रहे हैं मुंबई से हटना है, मुंबई से हटना है, आप बैंगलोर जाओ या गोवा जाओ. बैंगलोर जाने के तरीके 4, गोवा जाने के तरीके 3, और दोनों को देखो मैंने ऐड करा है. बट आप मेरी लैंग्वेज पे ध्यान दो. फिर से मैं आपको एक और बार बता दूं, आपने मिस कर दी होगी ये बात, बट फिर से, आइदर आइदर यू कैन गो टू बैंगलोर और यू कैन गो टू गोवा. या आप ऐसे भी समझ सकते हो इसको कि या तो हम बैंगलोर जाएंगे या तो हम गोवा जाएंगे. जब हम बैंगलोर जा रहे हैं तो गोवा जाने वाले लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, या गोवा जाने वाली चॉइसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. आप बैंगलोर जाना चाहते हैं चले जाइए, P5 P6 P7 पे उसका कोई इफेक्ट नहीं है. या अगर आप गोवा जा रहे हैं तो P1 P2 P3 P4 का चॉइसेस एक दूसरे से इफेक्ट नहीं हो रही है, अफेक्ट नहीं हो रही है, सॉरी, अफेक्ट, राइट. अब मैं एक और प्रॉब्लम देता हूं. तो मुंबई शिफ्ट फ्रॉम मुंबई, बी और जी. बी के लिए 4 तरीके हैं हमारे पास, जी के लिए 3 तरीके हैं, और हमने दोनों को ऐड करा क्योंकि और लगा हुआ है बीच में. आप ये भी कर सकते हैं या ये कर सकते हैं. Now let's consider one more problem. अब मैं क्या कह रहा हूं कि मेरे को बैंगलोर में था मैं, और मेरे को गोवा जाना है. मेरे को बैंगलोर से गोवा जाना है. तो बैंगलोर से गोवा जाने के लिए आपको बीच में एक और टास्क करना पड़ेगा कि आपको पहले बैंगलोर से मुंबई जाना पड़ेगा और फिर मुंबई से गोवा जाना पड़ेगा, राइट. एंड इट इज इसेंशियल दैट यू गो टू मुंबई, क्योंकि डायरेक्टली तो हमने आपको कोई पाथ दिया नहीं बैंगलोर से गोवा जाने का. तो इट इज इसेंशियल, आपने एक टास्क करना शुरू करा बैंगलोर से गोवा जाने का. पूछा गया कितने तरीके से आप बैंगलोर से गोवा जा सकते हैं. पिछली बार पूछा गया था कितने तरीके से आप मुंबई से हट सकते हैं. तो आपने बताया जी 7 वेज से हम मुंबई से हट सकते हैं. अब की बार आपको टास्क दिया गया कि बैंगलोर से गोवा जाना है. उस टास्क के दौरान एक सब टास्क आया कि आपको पहले बैंगलोर से मुंबई पहुंचना पड़ेगा, तब आप मुंबई से गोवा पहुंचेंगे. अब देखिए ये काम कैसे हो सकता है. लेट्स से आप बैंगलोर से मुंबई गए P1 पाथ से, ओके. आपने P1 पाथ लिया तो मुंबई से गोवा जाने के लिए आपके पास P5 P6 P7 3 तरीके होंगे. यानी कि आप P1 P5 ले सकते हैं, या फिर P1, ओ दिव्यांशु हेलो, अभी आए. 5 मिनट पहले. अच्छा, मेरी ये बात सुनी तो नहीं, अभी हम क्या हाँ बताना हाँ शुरू सही, करें. ये सुना मैंने, पिछला वाला क्वेश्चन भी करा था. ओके ओके, गुड गुड, फिर ठीक है. तो बैंगलोर से अगर हम गोवा जा रहे हैं तो P1 लिया हमने. तो P1 के लिए हमारे पास 3 चॉइसेस हैं. मतलब पहली चॉइस अगर आपने बैंगलोर से मुंबई जाने के लिए ली, तो उसके लिए सब्सिक्वेंटली आपके पास 3 चॉइसेस हैं, और आप तीनों से ही कोई से भी जा सकते हैं. यानी कि पहला तरीका हुआ P1 P5 से बैंगलोर से गोवा जाने का, दूसरा हुआ P1 P6, तीसरा हुआ P1 P7. बट ये तो सिर्फ P1 के लिए हुए 3 तरीके. अब आपने कहा कि नहीं जी मैं तो बैंगलोर से मुंबई P2 से जाना चाहता हूँ. तो अगर आप बैंगलोर से मुंबई P2 से जा रहे हैं तो फिर से आपके पास उस P2 चॉइस के लिए 3 तरीके हो गए, P2 P5 P2 P6 P2 P7. 6 तरीके हो चुके हैं. अब आप P3 से जाएंगे फिर 3 और मिल जाएंगे 9, P4 से जाएंगे फिर 3 और मिल जाएंगे 12. तो ये काम अभी तो मैंने आपको ऐसा करके दिखाया है कि पहले समझ लो क्या प्रोसेस हो रहा है, उसके बाद हम इसे जनरलाइज करेंगे. अभी
तो 12 तरीके हुए अगर बैंगलोर से गोवा जाना था। मैंने कहा यार ये 12 तो ऐसे भी मिल जाते कि बैंगलोर से मुंबई जाने के 4 हैं, मुंबई से गोवा जाने के 3 हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते 4 into 3। यही फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। यहां पे जब आपने एक टास्क किया तो बीच में जो सब टास्क हो रहा था वो एंड था, उसमें एंड लगा हुआ था। एंड बोले तो कि आपको वो काम भी करना ही पड़ेगा, एंड बोले तो इंटरसेक्शन, और बोले तो यूनियन। यूनियन में आपके पास चॉइस होती थी, और में आपके पास चॉइस है। आपकी चॉइसेस, ये दोनों चॉइसेस आपस में इफेक्ट नहीं डाल रही थी एक दूसरे पे। आप मुंबई से बैंगलोर जाइए, गोवा का कोई लेना देना नहीं है उसमें। आप मुंबई से गोवा जाइए, बैंगलोर का कोई लेना देना नहीं है उसमें। बट इस बार जब आप बैंगलोर से गोवा गए तो आपके पास इसेंशियल था, आपके पास चॉइस नहीं थी, आपको बैंगलोर से मुंबई भी जाना था और मुंबई से गोवा भी जाना था। जब आप बैंगलोर से मुंबई जाने का काम किसी भी एक तरीके से कर रहे थे, चाहे वो P1 हो, चाहे वो P2 हो, चाहे वो P3 हो, चाहे वो P4 हो, तो हर एक तरीके के लिए आपके पास 3 और चॉइसेस थी मुंबई से गोवा जाने की। एम आई राइट? यस सर। जब भी आप, तो इस बार पता है क्या हुआ, ये चॉइसेस आपस में डिपेंड कर रही हैं। डिपेंड से मतलब इंडिपेंडेंट चॉइसेस नहीं है, ये डिपेंडेंट चॉइसेस है। अगर आप P1 से गए तब आपने P1 P5 P6 P7 लिया, एक अलग बात हो गई। जब आप P2 से गए तब आपने P5 P6 P7 लिया, एक अलग बात हो गई। क्योंकि अब आपका पहले वाली चॉइस बदल चुकी है, तो आपका पाथ बदल गया। इस बार चॉइसेस एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। जब जब चॉइसेस डिपेंडेंट होंगी एक दूसरे पे, तब तब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे आपस में। जब जब चॉइसेस डिपेंडेंट नहीं होंगी, इंडिपेंडेंट होंगी, तब तब आप एडिशन करेंगे। क्या ये बात समझे? तो सर यहाँ पे 12 वेज आएंगे। बिल्कुल 12 होगा, ये तो हम गिन के ही देख लिए थे पहले। P1 P5 P6 P1 P6 P1 P7, ऐसे चलते चलते P4 P5 P4 P6 P4 P7, 3 3 6 3 9 3 12, 12 हो जाएंगे टोटल चॉइसेस। 12 तो होंगी, बट यही चीज, मैं मेरा मेरा फोकस इस बात पे है कि आप ये समझें कि चॉइसेस देखो उस बार इंडिपेंडेंट थी, इस बार डिपेंडेंट है। आपने ये बदला, बैंगलोर से मुंबई जाने का रास्ता, आपका रूट बदल गया। पिछली बार बैंगलोर से मुंबई जा रहे थे, गोवा का कोई मतलब ही नहीं था उस बात से। हाँ जी, इससे आगे हम तभी बढ़ पाएंगे भाई, ये जब तुम पांचों लोग बता दो जरा मुझे, ये बात समझ आई तुम्हें दोनों केसेस? यस सर, समझ आ गई। देवांश, अक्षत, ऋषिक, रोशनी। Yes, sir. Yes, sir. अक्षत एंड ऋषिक। यस सर। यहाँ से तो बात सबको समझ आती है, हर बार मैं समझाता हूँ इसको, ऐसे ही पढ़ाता हूँ मैं, है ना। तो यहाँ से तो मुझे पता है तुम्हें समझ आनी चाहिए थी, अगर नहीं आती तो दिक्कत थी। तो यहाँ से तो सबको समझ आती है, क्योंकि यहाँ से आपको दिखाया इस तरीके से गया इसको, कि हाँ आपको दिखा एकदम, हाँ भाई ये तो चॉइसेस डिपेंडेंट भी है। और आपको ये भी दिखा कि क्यों 12 हो रहे हैं और क्यों 7 हो रहे हैं, क्योंकि आपके लिए गिनती आसान थी। पहली बात, गिनती को तो आसान करना है ब्रो, गिनती आसान है नहीं। आगे आगे अभी केसेस बढ़ा देंगे हम, ये तो पता नहीं कितने होंगे, तुम गिन भी नहीं पाओगे इसको। तो गिनने के आप कैलकुलेट करके बता भी नहीं पाओगे कि इतने बड़ा नंबर है, और वो बताने की जरूरत भी नहीं है मैं बोल दो। पर ये समझने की जरूरत है कि कब चॉइसेस डिपेंडेंट है, कब चॉइसेस इंडिपेंडेंट है। चॉइसेस इंडिपेंडेंट जब या लगा होगा, और लगा होगा। चॉइसेस डिपेंडेंट जब एंड लगा होगा, और लगा होगा। आपको बैंगलोर से मुंबई भी जाना है, और मुंबई से, ये और हिंदी और इंग्लिश वाले एंड और में ही चलते हैं, चलो इंग्लिश में ही चलते हैं। बैंगलोर से मुंबई भी जाना है एंड मुंबई से गोवा भी जाना है, दोनों काम साइमल्टेनियसली करने हैं। अगर दो चीजें साइमल्टेनियसली हो रही होती है तो आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे चॉइसेस का। अगर दो चीजें साइमल्टेनियसली नहीं हो रही होती, एक काम हो रहा है तो दूसरे पे फर्क नहीं पड़ रहा, और दूसरा हो रहा है तो पहले पे फर्क नहीं पड़ रहा, तब आप चॉइसेस को ऐड करेंगे। सो टू रीच गोवा फ्रॉम बॉम्बे, 4 ways to reach Mumbai from Bangalore and 3 ways to reach Goa from Mumbai। तो आप चॉइसेस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए चैप्टर खत्म हो जाता है, ये चीज समझ नहीं आती लोगों को, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आपको भी टाइम लगेगा, मैं ये नहीं कह रहा एक ही बारी में समझ आ जाएगी। और आज ही समझने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है हमें कि हम आज ही समझेंगे इस बात को। धीरे धीरे समझते रहेंगे, इस पे क्वेश्चंस करेंगे, समझते रहेंगे, कई बार सही कर देंगे, कुछ बार गलतियां भी करेंगे,
पर आ जाएगी समझ धीरे धीरे। बस आपको ये बात पे ध्यान देना है, साइमल्टेनियसली काम हो रहा है या नहीं। आप कोई कुछ पूछना चाहता है ऋषिक, बता। सर मैं कह रहा था सर, हमने स्कूल में जैसे कर लिया है पूरा, तो सर इसमें सर यही सबसे बड़ा चैलेंज आता है सर, लगेगा कब कौन सी चीज कहाँ, सर परमुटेशन कब कहाँ लगानी है, कॉम्बिनेशन कब कहाँ लगानी है, और ये जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पाएंगे वो भी बताएंगे तुझे। अब देख लॉजिकल तो है ये चैप्टर, बहुत लॉजिक से तो चलेगा। तेरे को चीजें समझनी क्योंकि पड़ेंगी, तेरे को ये भी पता होना चाहिए बहुत बार कि काम कैसे हो रहा है। काम देख देख मैं बता दूं तुझे, कोर चैप्टर की है कि काम कैसे हो रहा है। चैप्टर की कोर ये है, जो भी काम कर रहे हैं वो कैसे होगा, इस पे दिमाग चलाना है पूरा, बस और कुछ नहीं। ये कोर है चैप्टर की। अगर तुझे ये समझ आ गया कि ये काम कैसे हो रहा है तो तू हर सब कुछ कर लेगा यहाँ पे। फिर अगर यही समझ नहीं आया, यही फिगर आउट नहीं कर पाए कि काम कैसे हो रहा है, तो नहीं कर पाएंगे देखते कुछ। मेन यही आता है कि परमुटेशन कहाँ लगानी है, कॉम्बिनेशन कहाँ। परम्यूटेशन का तो मतलब ऐसे, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में तो ज्यादा डाउट नहीं है। परम्यूटेशन का मतलब है अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन का मतलब है सिलेक्शन। जहां पे अरेंज भी करना पड़ेगा चीजों को, वहां परम्यूटेशन लगानी होगी। जहां पे सिर्फ बिना अरेंजमेंट के काम हो जाएगा, सिर्फ सिलेक्शन से काम हो रहा है, तो वहां कॉम्बिनेशन लगाएंगे। वो चल अभी आगे डिटेल में बात करेंगे उसमें। तो सबसे पहले तो आपको मैंने एक एग्जाम्पल समझाया, आपको इसे नोट अभी मत करने की जरूरत नहीं है। आप पहले लिख लीजिए ये दोनों हेडिंग, पहले फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ट्रिग्नोमेट्री के बाद सबसे ज्यादा टाइम मेरे को ये वाला चैप्टर समझने में लगा था। पहली बार मतलब जब पर स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री से पढ़ाया ज्यादा ना टफ ही है ये। सर, जब पहली बार स्कूल में पढ़ाया मेरे को तो समझ ही नहीं आता था कहानी। मैंने तुम लोग दोबारा ना पढ़ा। ऐसा करो, आधा पेज छोड़ दो, भी आधा पेज छोड़ के ये नोट कर लो और इस प्रॉब्लम को अपने हिसाब से लिख भी लो। और तब तक सर मुझे दिव्यांशु बात भी बता दे अपनी, क्या बता रहे। सर मैं बता रहा था कि जब इसको स्कूल में पढ़ाया ना तो मेरे को समझ ही नहीं आया पहली बार। तो मेरे को टाइम लग गया इसको समझने में। फिर मैंने जब दोबारा खुद से पढ़ा तब मेरे को जाके समझ आया कि इसमें चल क्या रहा है। नहीं तो पहले तो समझ ही नहीं आता था कहाँ एनपीआर एनसीआर। तो मैंने ये 2 बार खुद पढ़ा है, और सारे एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज खुद से 2 बार किए हैं, तब आया थोड़ा बहुत। तो हम थोड़ा तेज चल सकते हैं ना फिर, तो तुम लोग पढ़ ही चुके हो सारे। देवांश, अक्षत और ऋषिक का क्या कहना, वो रोशनी का क्या कहना है इस बारे में। सर पढ़ा मतलब था मैं, मैंने स्कूल में। पढ़ तो चुके हैं पढ़ा, लेकिन देवांश। सर आप पूरा देना, क्योंकि सर कंफ्यूजन बहुत है इसमें। देख अब वो हेड स्पेस सही रखना पड़ेगा उसके लिए, तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे चलता रहे मेरे साथ साथ, सही सब सही होगा, बढ़िया होगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे बैच में तो पूरा कोर्स भी खत्म हो गया, फिर रिवीजन चालू है सर। मतलब तो स्टिल आधी चीजें गायब हैं सर से, मतलब समझ में ही नहीं आ रही हुआ क्या। यार और देख मैं कितना पीछे पड़ा रहता हूँ। सर मतलब उनने बड़े प्रॉब्लम रिवीजन है। में एक बार और पीएनसी बता दिया है, बट स्टिल जो डाउट्स थे वो वैसे के वैसे ही हैं। मुझे लग रहा है मुझे तुम्हारे कुछ चैप्टर सर से खत्म कराने पड़ेंगे। सर नहीं, क्योंकि वो नहीं समझ में आता उनका पढ़ाया हुआ। कौन से सर से पढ़ते थे तुम। सर शुभ। सुबह सर से? अच्छा, सुबह सर तो अच्छा पढ़ाते हैं मैंने सुना ऐसा आया है भरत, मैंने देखी नहीं उनकी कोई क्लास में। सर वो थोड़ा अब पर्सनल भी होता है ना, कभी कभी टीचर से नहीं कनेक्ट कर पाते तो नहीं समझ आता। मेरे साथ ये होता था पहले। हम्म, यस तो सर। यहाँ कनेक्ट हो रहा है कि नहीं, तू ये बताते मेरे को। सर शुरू शुरू में मैं अगर एकदम सच आप मेरे से पूछो ना तो शुरू शुरू में मेरे को सब कुछ समझ आता था। उसके हाँ बाद कोई तो एक चैप्टर आया लीनियर इनइक्वालिटीज या लिमिट्स, कोई एक चैप्टर आया जहाँ पे मेरी कहानी गोल हुई। बिल्कुल ही मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था तभी उस तूने टाइम आना पे। बंद कर दिया और क्लास फिर में। मेरे को उसी टाइम पे डेंगू वगैरह सब कुछ हो गया तो मेरा मैथ ऐसे ही खराब हो गया। यार मैथ्स ना बड़ा तो ये वैसा चैप्टर सर है। ये तो है सर, कोई चीज नहीं समझ आती ना तो सर मोराल इतना लो जाता है, मन ही नहीं करता करने का। यार तुम ऐसे मत सोचा करो इस चीज को ना। देखो ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ समझ आ जाएगा, ये समझो आप बात। अगर आपको सब कुछ समझ आ गया ना तो मैं नहीं अच्छा पढ़ा रहा आपको, आप पहले तो ये समझ लो। सब कुछ नहीं आएगा समझ, सब कुछ कभी किसी को समझ नहीं आता। मेरे को भी बहुत सारी चीजें बाद में समझ आई और मैंने ऐसे सोचा कि यार तो बड़ी आसान चीज थी, मैं क्यों नहीं समझ पाया था इसको तब जब मुझे समझाया जा रहा था। पर नहीं आता तो ना, एक 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 टाइम लगता है, एक एज होती है कि उसके बाद धीरे धीरे समझ आनी चीजें शुरू होती हैं। कुछ चीजें हम वैसे देखते नहीं, हम तुम्हारा पर्सपेक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं, नहीं समझ आती। और सारे चैप्टर्स भी नहीं होंगे कभी अच्छे से, ये भी मैं तुम्हें बता दूं। ये तो मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, ऐसे झूठ बहकाने वाली बातें नहीं है, कभी नहीं आएंगे यार, सारी चीजें नहीं आएंगी। ऐसे थोड़ी होता है कि सब तो चीजें जैसे समझ आ अभी भी जाएंगी। 2 चैप्टर है,
कॉम्प्लेक्स नंबर वो पहले पढ़ा था तो सर वो भी बहुत अभी भी क्लियर नहीं है, क्योंकि वो 11th में पहले ही पढ़ा था हमने। तो सर वो, कॉम्प्लेक्स और नंबर का सर पहले वाला पार्ट तो फिर भी क्लियर हो जाएगा, ये जब जब तक हम सर जो कहा नहीं एन जाते। यूनिट nth रूट्स ऑफ ऑफ यूनिटी से यूनिटी और पहले। वो सब वाला। हाँ हाँ। हाँ, nth रूट्स ऑफ यूनिटी से पहले वाला पार्ट तो फिर भी समझ आता है, पर nth रूट्स ऑफ यूनिटी यस के सर। बाद जो चीजें होती हैं वो थोड़ी हायर लेवल पे चली जाती हैं। हाँ सर, और ऐसे ही सर थ्योरी ऑफ इक्वेशन में भी अभी थोड़े डाउट्स हैं। तो ये डाउट्स अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर्स तब भी बहुत बार ऐसा होता है कि चैप्टर्स हमें नहीं समझ आते, और हमने मेहनत करी, कुछ समझ आए कुछ नहीं आए, तुम्हारे डाउट्स आए। अब अगर तुम डाउट्स नहीं, सेशंस नहीं लोगे ना, डाउट्स में हमारे साथ बैठोगे नहीं, तो तुम्हें ये भी समझ नहीं आएगा बहुत बार कि क्वेश्चन कैसे करना है। या तो मैं तुम्हें सब समझा के भेज ही दूंगा, ये तो मेरा काम है। मतलब ऐसे समझो कि ये तो मैं तुम्हें समझा ही दूंगा, तुम कहोगे मैं तुमसे पूछता रहूंगा, लगा रहूंगा मैं तुम्हारे साथ कि बताओ बताओ बताओ, तुम्हें नहीं आएगा समझ, मैं 2 बार और समझाऊंगा, अलग तरीके से बताऊंगा कुछ 1-2 बार, तुम भी थका के बोल दोगे कि हाँ जी आ गया ठीक है, अब मतलब क्या करें। तो वो तो पॉइंट ही नहीं है। पॉइंट ये है कि बहुत बार ना क्वेश्चंस करने के साथ साथ हमें चीजें समझ आती हैं, जब हम क्वेश्चंस लगाते हैं घर बैठ के चीजें समझ आती हैं बहुत बार। अब तुम्हें वहां पे डाउट्स भी आएंगे, जब तुम्हें डाउट्स आएंगे तो तुम मेरे से आके पूछो। तुम्हें वो डाउट सेशंस, डाउट्स के साथ क्लासेस भी कुछ करनी जरूरी, मेरे से ही नहीं किसी से भी ले लो, मतलब वो कोई बात नहीं है, कोई भी कर, हम डाउट सेशन देंगे तुम्हें। बट जब तुम क्वेश्चंस करोगे ना साथ में बैठ के, तो भी बहुत सारी चीजें क्लियर होती है। तो तुम्हें लगता है कि हमने तो ऐसे सोचा ही नहीं इस बात को, तो तुम्हें नया पर्सपेक्टिव दिख जाएगा कि अरे। और एक और बात कि इससे मोरल नहीं डाउन करना है, देखो ऐसा होगा यार, ये तो बिल्कुल 110% गारंटी के साथ सर्टेन है ये बात, श्योर इवेंट है। ऐसा होगा कि सारी चीजें नहीं आएंगी समझ, कोई बात नहीं, थोड़ी फाइट करेंगे, नहीं आई तो कोई नहीं, अगले वाले को बेकार नहीं करना है उसकी वजह से, क्योंकि काफी चीजें समझ आएंगी। ज्यादा पोर्शन इसका होगा जो समझ आ रहा होगा, कम पोर्शन इसका होगा जो नहीं आ रहा होगा समझ। तो उस कम पोर्शन के चक्कर में तुम उसको ज्यादा मत बना दो कि तुमने वो तो समझ नहीं आया, उसके चक्कर में अगला चैप्टर भी बिगाड़ दिया, अगला चैप्टर भी नहीं समझा सही से। तो वैसे नहीं करना है, मतलब चीजों से लड़ो, एक टाइम तक लड़ो, समझ आती है ठीक है, नहीं आती है तो मूव ऑन करो, फिर अगले को देखते हैं अब। और धीरे धीरे ऐसा भी होगा बहुत बार कि जब तुम रिवाइज खुद से बैठ के कर रहे होगे घर पे, तो तुम्हें कुछ चीजें स्ट्राइक कर जाएंगी, अरे यार ये ऐसे होना था, हमने ये सोचा नहीं, या हमने वैसे नहीं समझा, या हमें वैसे समझाया नहीं गया। ऐसा भी हो सकता है बहुत बार कि मैंने तुम्हें ऐसे ना बताया हो, जो मे भी कोई दूसरा बंदा उठा के तुम्हें इस तरीके से बता दो। मतलब मेरा मतलब फाइट करने से नहीं पीछे हटना, क्योंकि मैथ्स यार पूरा फाइटिंग ही है, मतलब यहाँ फाइटर ही रुकेगा, क्योंकि ये है थोड़ा दिक्कत तो है इसमें सब्जेक्ट में, क्योंकि सोचना पड़ता है ना। अब सोचना पड़ता है तो फिर जहाँ भी चलो, ये लिख लिया एग्जाम्पल सभी लोगों ने। यस सर। यस सर। ओके, लिखिए जी। फर्स्ट का ए पार्ट, मतलब जहां पे आपने, मैंने कहा था आप हाफ पेज छोड़ दीजिए, उसके बाद एग्जाम्पल लिखिए। उस हाफ पेज में आपको 2 प्रिंसिपल्स लिखने हैं। ये एक पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन डाल दीजिए जी। जहाँ फंडामेंटल छोड़ा था वहां प्रिंसिपल, लिखना है ना। हाँ जहां छोड़ा था वहां पे लिखना है, पहले वो लिखना है, उसके बाद ये दोनों एग्जाम्पल्स, ये इसी के एग्जाम्पल है मतलब। या किसी ने नहीं छोड़ा तो नीचे लिख लो, ऐसी कोई बात नहीं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमसे कहता है इफ देयर आर 2 जॉब्स, if there are 2 jobs such that one of them can be completed in m ways, and when it has been completed, and when it has been completed in any of these, in any one of these m ways, second job can be completed in n ways, then the 2 jobs in succession can be completed
in m into n ways। यहाँ पे यही कह रहा है कि अगर लेट्स से आप दो काम कर रहे हैं, पहले काम को करने के m तरीके हैं कुछ, right? पहले काम को करने के कुछ m तरीके हैं, और जब ये काम m तरीके से हो रहा होगा, when it has been completed in any one of these m ways, तो दूसरी जॉब कैन बी कंप्लीटेड इन n ways। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये पूरी लाइन कि जब भी ये काम, जो पहला काम आप कर रहे हैं आप m तरीके से कर सकते हैं, बट अगर आप कोई सा भी एक तरीका उसमें से चूज करते हैं तो उस तरीके के लिए सेकंड जॉब को करने के n तरीके हैं। जैसे कि अभी आपको बैंगलोर से मुंबई जाना था, 4 तरीके से जा सकते हैं, बट अगर आप कोई सा भी एक रास्ता चूज करते हैं तो उस हर एक उस रास्ते के लिए आपके पास 3 और चॉइसेस थी मुंबई से गोवा जाने की, तो इसलिए आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, तो तब आपकी दोनों जॉब सक्सेशन में, यानी कि एक साथ दोनों काम करने के m इंटू n तरीके हो जाएंगे। जी ये बात समझ आई आपको, ये फंडामेंटली क्या कर रहे हैं? यस सर। इस बात पर ध्यान रखना है हमें कि जब भी हम पहला काम कर रहे हैं और कुछ तरीके हैं उस काम को करने के, तो जब भी एक कोई सा तरीका चूज करते हैं तो दूसरे वाले के लिए क्या हर बार चॉइसेस एनी होंगी? आपने P1 से गए तो उसके लिए भी 3 ही चॉइस थी, P2 से गए तो उसके लिए भी 3 ही थी, ऐसे P4 से गए तो उसके लिए भी 3 ही चॉइसेस थी। अगली बात कह रहे हैं हम फंडामेंटल प्रिंसिपल, 4 टाइम्स ऐड कर रहे हैं ना। हाँ m को n टाइम्स ऐड कर रहे हैं बेसिकली। यस। हाँ, if there are two jobs such that they can be performed independently, if there are two jobs such that they can be performed independently in m and n ways, दो जॉब है, दोनों इंडिपेंडेंटली अलग अलग तरीकों से काम कर सकती हैं, आपस में कोई लेना देना ही नहीं है भाई, आपस में उनका कोई इफेक्ट ही नहीं है, n ways respectively, then either of the two jobs can be completed in m plus n ways। आगे बढ़ें जी। तो पहली चीज खत्म हुई, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, FPC हम इसको बोल देते हैं। अब हम इस पे बेस्ड फटाफट से कुछ क्वेश्चन करते हैं, जरा क्वेश्चन से ही बात समझ आएगी। यहाँ मैं आपको शुरुआत में थोड़ी सी बहुत 10-10 मिनट 15-15 20-20 मिनट की थ्योरी होगी, मैं उसमें 25-30 मिनट लगा दूंगा, क्योंकि मैं आपको चाहूंगा कि प्रैक्टिकल्स कुछ एग्जांपल्स से पहले मैं आपको बेसिक एग्जांपल से समझाऊं, उसके बाद थ्योरी पढ़ाऊं और उसके बाद हम चैप्टर में आगे चलें। हमेशा की तरह ही यही मेरा पढ़ाने का फिनोमिना होगा कि भाई पहले आपको एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दिखाई जाए, पहले आपको बात जिस तरीके से आप देखते आ रहे हैं उसको, तो आपने कभी नोटिस नहीं करा होगा, बस रियलाइज नहीं करा होगा, जिस तरीके से आप देखते आ रहे हैं पहले उससे देखें, फिर जनरलाइज्ड फॉर्मूले की तरफ बढ़े, तब उसको आगे अप्लाई करें। सर मतलब जो पहले वाला है उसमें डिपेंडेंसी, और जो दूसरे वाला उसमें मतलब डिपेंडेंसी नहीं है ना? इंडिपेंडेंट, हाँ, यस। ये ऐसे देख ले कि दो काम एक साथ हो रहे हैं, दूसरा Yes, तरीका, sir, इसी चीज को मतलब कई तरीके से देख ले, मतलब कैसे तुझे समझ आती है वैसे देख ले। यस सर, मतलब मैंने इसको ऐसे समझा कि जो पहले वाला है उसमें हम n वेज को तभी कर सकते हैं जब हम m वेज को करेंगे पहले, हाँ, और जो दूसरे वाला है उसमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम m कर रहे हैं, यानी हम n को अलग कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली कर हाँ, सकते हैं। बिल्कुल।
हाँ जी, पहले मैं इसी में कुछ क्वेश्चंस बनाते जा रहा हूँ। ये ए पार्ट है, थ्री डाइसेस आर रोल्ड। इसके बाद इसे नीचे से लिखना करो, ए पार्ट है। द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर। पहले मेरे साथ करेंगे आप सब चीजें, मेरे साथ समझते चलो। मुझे पता है आपको आता होगा, मैं नहीं कह रहा, पर देखो अब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं अपने तरीके से ही पढ़ाऊंगा ना, पर इसके बाद उससे बेहतर आएगा, ये मैं बिल्कुल गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूँ। थ्री डाइसेस आर रोल्ड, द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर। हमें बोला गया कि 3 डाइस, 3 डाइसेस तो नहीं होता यार, डाइस ही होता है भाई, गलत लिखा, सॉरी। डाई डाई होता होगा। है एक, और डाइस मुझे लगता है हाँ डाई होगा, सही कह रहे हैं। डाइस तो सिंगल होता है, सिंगुलर या प्लूरल डाइस है, उल्टा तो नहीं है। प्लूरल डाइस है और सिंगुलर डाई है। हाँ सर। 3 डाइस आर रोल्ड, पहला द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर, आपसे ही पूछा गया। अब देखिए, अब आप इस काम को समझिए मेरे साथ। मैं आपको पूरा, मैंने आपको बताया इस चैप्टर की कोर क्या है, आपको जो भी काम हो रहा है वो समझना है कैसे हो रहा है, ठीक है। कोर ये है चैप्टर की। हमने 3 डाइस रोल करी, तो तीनों डाइस एक साथ ही गई ना, राइट। हमसे पूछा गया कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। नहीं अक्षर, यही हमें समझना है, आजा अब यही हमें बस बात समझनी है। तो जब तीनों डाइस रोल हुई, पॉसिबल आउटकम्स पूछे गए, तो लेट्स से पहली डाइस पे 1 आया। अक्षय तुम्हें तीनों के आउटकम एक साथ बताने हैं, तीनों का आउटकम एक साथ ही आएगा ना। जैसे पहली पे 1 आया, दूसरे पे 2 आया, तीसरे पे 5 आया, तो एक आउटकम हो गया 1 2 5। जब आपने दूसरी बार दोनों डाइस को भेजा, मान लो पहले पे 1 आया, दूसरे पे 2 आया, तीसरे पे 6 आ गया, तो एक अलग आउटकम बन गया ना, ऐसे समझो। यानी कि पहले दोनों पे जो भी है, तीसरे पे क्या आ रहा है, इसका इस बात से फर्क पड़ता है, बदल जाता है एक तरीका, चॉइसेस डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। तो आप इस काम को ऐसे कर सकते हैं। यस दिव्यांशु, यस ऋषभ। तो आप इस काम को ऐसे कर सकते हैं, पहले वाले फर्स्ट पार्ट को, कि जी 3 डाइस रोल करी, ये पहली डाइस का आउटकम है, ये दूसरी डाइस का आउटकम है, तीसरी डाइस का आउटकम है। पहली डाइस के कितने आउटकम्स हो सकते हैं बताओगे मुझे? 6। ऐसी सेम दूसरी डाइस पे भी 6 आउटकम्स हो सकते हैं, तीसरी डाइस पे भी 6 आउटकम्स हो सकते हैं। तो एक बात तो मुझे बताइए, या तो इसका आंसर 18 होने वाला है, या इसका आंसर 216 होने वाला है, 216। तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा या तीनों को ऐड करूंगा? बस मुझे ये समझना है कि तीनों को मल्टीप्लाई करूं या तीनों को ऐड करूं। मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि तीनों डाइस एक साथ ही जाएंगी हर बार, फर्स्ट डाइस एंड सेकंड डाइस एंड थर्ड डाइस, और नहीं है बीच में। ऐसा नहीं है कि पहली डाइस को उछाल दो जी बस, दूसरे को करो या मत करो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं, तीनों डाइस को एक साथ रोल कर रहे हैं, इसलिए मल्टीप्लीकेशन। देखो ऐसी एक एक लाइन के क्वेश्चन होंगे, बस बात समझ आ जाए तो एक लाइन में क्वेश्चन खत्म हो सकता है अपना। मैं लिखवाऊंगा, कोशिश करूंगा लिखवाऊं, मैं भी बहुत बार नहीं लिखवा पाता हूँ क्योंकि क्वेश्चन इतने छोटे होते हैं। मतलब आप, बट आपको लॉजिक लिखते रहना है, जहां पे आपको समझ आ जाए ना बात की क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, वहां पे लिख लो अपनी तरफ से उसको, जो आपको, जैसे आपके वर्ड्स हो, जैसे आप चाहो। तो मैंने देखा 3 डाइस हैं, 3 काम हो रहे हैं, तीनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं, इसलिए मल्टीप्लाई करा। या ऐसे देख लो कि 1 to 5 और 1 to 6 अलग अलग हुए ना, अलग अलग हुए, पहले दोनों को फिक्स रखा बट तीसरे को बदलते ही बदल गया ना आउटकम, तो फर्क पड़ रहा है, डिपेंडेंट है। ओके जी, दूसरा काम इसी में। द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन विच, अब मैं बी पार्ट से पहले ना ये लिख दे रहा हूं क्योंकि मेरे पार्ट अभी और होंगे। द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन विच नो डाइस शोज 5। कोई भी डाइस 5 शो ना करे मतलब पहले पे भी 5 नहीं आना चाहिए, दूसरे पे भी 5 नहीं आना चाहिए, तीसरे पे भी 5 नहीं आना चाहिए। तो होगा क्या? फिर से मेरे पास 3 काम है, 3 टास्क है। पहले टास्क के, इस बार पहले टास्क के मेरे लिए 5 ही आउटकम है, क्योंकि उस पर 5 नहीं आ सकता, हम ये चाहते हैं। अगर उस पर 5 नहीं आ सकता तो 1 2 3 4 6 में से 5 चॉइसेस है हमारे पास, उस पर कुछ भी आ सकता है 5 में से। हम नहीं चाहते उस पर 5 आए। अगर 5 ना आए,
ऐसे आउटकम्स होंगे जिन पे 5 आ रहा होगा, बट हमें वो निकाल देने हैं, राइट? तो दूसरे वाले पे भी गए हम, इसने कहा जी हाँ जी मुझे आप कह रहे हो 5 नहीं चाहिए, तो मेरे पास भी पॉसिबल 5। तीसरे ने कहा मेरे पास भी पॉसिबल 5, और काम तो अभी भी तीनों सक्सेसिवली हो रहे हैं। 125 आउटकम्स ऐसे होंगे जिन पे 5 आएगा ही नहीं। सी एटलीस्ट वन डाइस शोज 5, कम से कम एक डाइस तो 5 शो करे। कम से कम एक डाइस 5 शो करे, 2 करें कोई दिक्कत नहीं है, 3 करें कोई दिक्कत नहीं है, एक तो कम से कम करे ही करे। एक डाइस पे तो 5 तो आना ही चाहिए। फिर तो किसी में भी एक में 1 आएगा, हमारा सिर्फ एक ही आउटकम हो सकता है, कोई भी एक में। नहीं नहीं दोबारा समझ क्वेश्चन, क्वेश्चन काम समझना है क्या हो रहा है। नहीं सर, मैं एक कह भी रहा हूँ डाइस सर, जैसे हमारे पास 3 है ना, यहाँ पे हमने डैशेस 3 रखे, तो सर 1 × 6 × 6 होगा ना उसका। क्यों? 2 डाइस पे भी तो 5 आ सकता है। अगर 2 डाइस अरे पे तो 5 आ रहा होगा तभी, तो 1 × 1 × 6 हो जाना चाहिए फिर तो, नहीं नहीं सर, उसने और एटलीस्ट तीनों के 1 तीनों पे बोला भी है 5 आ ना। सकते हैं। केसेस हाँ, बनाने सर पड़ेंगे ना सर। या तो केसेस बनाने पड़ेंगे, एग्जैक्टली सर दिव्यांशु की बात। एटलीस्ट 1 है, तो सर एक में हम सिर्फ 1 लिखेंगे, बाकी में 6 × 6 कर लेंगे। हाँ टोटल 5 या 6 केसेस बनेंगे इसके, तो अगर केस बना के करते हैं तो। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, आपने अभी निकाला ऊपर के कोई भी डाई 5 ना दे, ऐसे 125 आउटकम थे जिसपे एक 5 नहीं आएगा, तो जो बचे हुए आउटकम्स हैं उनमें से कम एक बार तो 5 आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा हाँ सही कह रहे हो सर, माइनस कर लेंगे। टोटल में से माइनस कर दो ना, नो डाइस शोज 5 को। यस सर आ जाएगा फिर। भाई 125 आउटकम तो ऐसे हैं कि जिसमें हमारा 5 आ ही नहीं रहा। अक्षत ये बात समझ आई मेरी जो मैं बोल रहा हूं अभी, कि भाई आपके पास 216 आउटकम थे, आपने कहा कोई भी डाइस 5 ना दे, तो आपने कहा पहले वाले पे भी 5 नहीं होना चाहिए, यानी कि इसके पास 6 में से 5 चॉइसेस हैं, दूसरे वाले के भी लेने के लिए पास 5 चॉइसेस हैं, तीसरे वाले के पास भी 5 चॉइसेस हैं। अगर मैं देखूं कि एटलीस्ट 1 डाई शोज 5, मतलब कम से कम एक डाई शोज 5 शो करे, तो इस क्वेश्चन को पहली बात तो 2 तरीके से करा जा सकता है। या तो आप ऐसे मान के चलो कि कोई भी एक डाई 5 दे रही है, या कोई भी 2 डाई 5 दे रही है, या कोई भी 3 डाई 5 दे रही है, कोई भी 3 डाइस 5 दे रही है, तो 3 केसेस से क्वेश्चन सॉल्व होगा, तीनों केसेस के आंसर निकालोगे। अभी आपको केसेस सॉल्व करने नहीं आते, इस केसेस सॉल्व करने के लिए हमें कुछ और चीज भी जाननी पड़ेगी। वन मोर थिंग, मैं बिल्कुल अवॉइड करूंगा केसेस बनाना, गवार लोग करेंगे केसेस बना के क्वेश्चन। आप सुन लो मेरी बात, मतलब ऐसा नहीं है कि हम भी नहीं कर रहे होंगे, करने पड़ेंगे। बहुत सारे केसेस में तो हमारे पास कोई चॉइसेस ही नहीं होंगी यार। गंवार लोग से नहीं, सॉरी मैंने गलत वर्ड यूज कर दिया, नॉट, आई डिडंट वांट टू डू दैट, बट आई जस्ट वांटेड टू से कि केसेस बना के काम करने का तरीका तो लेंदी है, उससे हमें नहीं जाना है। कोशिश करनी है 120% के केसेस को अवॉइड करें। बहुत बार नहीं भी कर पाएंगे, या बहुत बार हमें कोई और तरीका भी समझ नहीं आ रहा होगा, तो हम केसेस बना के ही करेंगे, वो बात नहीं कह रहा मैं, करेंगे। बट जब जब आप केसेस को अवॉइड कर सकते हो, पहली बारी में आप इस तरफ जाओ कि केसेस को अवॉइड कर सकते हैं क्या हम, और अगर आपको समझ आ जाए तो कर दो केसेस को अवॉइड। तो या तो इस काम को मैं केसेस बना के कर सकता था कि 3 केस बनाऊं, या तो 1 डाई 5 दे, या तो 2 डाई 5 दे, या तो 3 डाइस 5 दे। पर मैं कह रहा हूं कि उन केसेस को हम अवॉइड कर सकते हैं कैसे, कि देखिए जी हमारे पास टोटल 216 आउटकम्स आएंगे, उन 216 आउटकम्स में से 125 आउटकम्स आर दोस व्हिच शोज नो 5, व्हिच शो नो 5, उनके पास 5 है ही नहीं। 122 हो सकता है, वो 214 हो सकता है, वो 216 हो सकता है, 216, एक पे 2 आए, एक पे 1 आए, एक पे 6 आए, वो 612 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं नहीं कह रहा ये बात क्या है वो, पर ऐसे 125 आउटकम्स हैं जो 5 शो नहीं करते, तो इनके अलावा जो बचे हुए हैं वो 5 शो करते होंगे ना, चाहे वो एक बारी करें, चाहे वो 2 बारी करें, चाहे वो तीनों की तीनों बारी करें। मुझे इससे क्या मतलब है? क्या मेरी बात समझ आ गई जी, क्या मैं बोल रहा हूँ? सर यस। आपका पॉइंट समझ यस आ गया सर, लेकिन जैसे मैं करने की कोशिश कर रहा था कि 1 आ गया फिर हम 6 और 6 ले लें। हम्म। सर उस सेंस में अगर हमें करना हो तो कैसे करेंगे?
सर कर सकते हैं। हाँ उसमें तो फिर जैसे ये ऋषिक जैसे बता रहा है, सही बता रहा है, तो उसमें फिर पहले हम जो लास्ट वाली पोजीशन है उस पे 5 रख के 6 into 6 करेंगे, फिर मिडिल में रख के 6 into 6 करेंगे, फिर फर्स्ट पे रख के 6 into 6 करेंगे, उसके 6 बाद into 6 नहीं लास्ट के करेंगे, दोनों। हाँ मतलब बस 5 6 into होगा 5 ना। करेंगे। हाँ सर 5 वही। into 5 करेंगे, एक ही बार तो 5 आया, वो केस लेते हुए। अदरवाइज हम कुछ केस ओवरलैप कर जा रहे हैं। जो बात तो यस। पूछ रहे हो वो बहुत बढ़िया है, पर अभी थोड़ा आगे बढ़, मैं तुझे बताऊंगा ये सारी बातें, मैं तुझे अभी दिखाना शुरू कर दूंगा इमेजिनेशन से ये कि मैंने ये केस रिपीट कर दिया, ओहो तूने बहुत सारे केस रिपीट कर दिए और तूने बहुत सारे छोड़ भी दिए। सुन, ये भी बात सुन, तूने तो ये मिक्सअप कर दिया कि तूने बहुत सारे केस छोड़ भी दिए और बहुत सारे केस ले भी लिए। अभी मैं बताता हूँ कैसे। पहले तो ये सुन ले, टोटल आउटकम्स माइनस हाँ सर मैं व्हेन समझ नो गया, मैंने डाइस। उसमें 6 ले लिया ना, इसलिए वो 6 तो हाँ, आएगा नहीं। वो 6 नहीं, वो 5 ही 5 आएगा होएगा, वो। 5 होएगा। हाँ व्हेन नो डाइस शोज 5, टोटल आउटकम्स 216 थे, उसमें से 125 में तो 5 आ ही नहीं रहा, तो जो बचे हुए हैं उसमें या तो एक बार 5 आ रहा होगा, या तो 2 बार 5 आ रहा होगा, या तो तीनों बार 5 आ रहा होगा। बचेंगे 91। हाँ भाई, बताऊं मैं तेरे को क्या गलती है ऋषिक? ये ले, इधर बना के दिखा दे रहा हूँ। फटाफट हम चलते जाएंगे इस पे भी, कि जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि हाँ जी हमने ऐसा करा और इसमें क्या गलती है, आपको बहुत बार शायद मैं भी इस एबल ना हो पाऊं कि मैं आपको ये बताऊं कि क्या गलती है, पर जहां तक मैं होऊंगा मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा कि ये क्यों गलत है। ये देख, पहली बात तो तूने ये कैसे डिसाइड कर दिया कि किस डाइस पे 5 आ रहा है? पहली पे भी आ सकता है, पहली पे आएगा तो पहली पे 5 आ गया। अब 3 केस बना, या तो एक 5 आया, एक 5 आया, तो 3 तरीके से ये काम हो सकता है। 75, 75, देखिए 91 निकाल के दिखा दूंगा मैं तुझे। बोल तो बिल्कुल बिलीव नहीं करता मैं तो इस मेथड में, केसेस वाले में, जहां पे भी अवॉइड कर पाऊंगा, जहां पे नहीं कर पाऊंगा मैं भी चुपचाप लग जाऊंगा केसेस बनाने, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भागूंगा मतलब धरना तो नहीं है कुछ भी, पर हाँ केसेस में गलतियां ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। अब या तो 2 5 आ सकते हैं, सॉरी, तीसरे वाले डाइस पे 5, मतलब पहली दोनों पे 5 5 आ जाए, तीसरे वाली पे ना आए, दूसरे वाली पे आ जाए पहली और तीसरी पे ना आए, सॉरी दूसरे वाली पे ना आए पहली और तीसरी पे आ जाए, या सेकंड और थर्ड पे 5 आ जाए, 15, या तीसरा केस तीनों पे 5 आ जाए, देख ले 91। अब तूने तरीका ही सही नहीं लगाया, तूने कहा कि 1 into 6 into 6, 1 into 6 into 6 में पहली बात तो तू ये नहीं डिसाइड कर पाया कि तूने कौन से पे एक, मतलब कौन से को एक चॉइस दे रहा है, मतलब किस पे 5 आ रहा है। एक बात, एक गलती। दूसरी बात, जब तूने कहा कि एक पे 5 आ रहा है और तूने दोनों पे अगले वालों पे भी ले लिया, अब मान ले तू उससे ही जाता, तू कहता कि जी ठीक है, पहले वाले पे 5 आया, दूसरे वाले दोनों पे 6 6, या दूसरे वाले पे 5 आया, पहले वाले दोनों पे 6 6, तो तूने केस रिपीट कर दिए ना। जब तूने 6 6 चॉइसेस ली तो तूने ये भी तो मान लिया कि 2 बार भी 5 आ सकता है और 2 बार भी, तीनों बार भी 5 आ सकता है। और यस 2 सर। बार 5 वाला केस पहली बारी में भी ले लिया, और 2 बार और 3 बार 5 वाला केस दूसरी बारी में भी ले लिया, क्योंकि दोनों बार तूने 6 6 चॉइसेस ली। यस सर, वो बोलते टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया, तो 5 5 ही आएगा। नहीं नहीं, मैं इससे ऋषिक को अभी बता रहा हूँ, जो इसने कहा ना कि मेरी क्या गलती है इसमें, क्या एक गलती दिखी ऋषिक? यस सर। तो इसलिए अवॉइड ही करना है, केसेस में हम गलतियां ज्यादा कर रहे होंगे, बट कोई नहीं, धीरे धीरे सीखेंगे इसी चीज को, अब ऐसे ही सीखेंगे। ये जानना बहुत जरूरी है गलती क्या थी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अब जरा तेजी में क्वेश्चंस निपटाना शुरू करते हैं थोड़ा। हटा दें इसको। हाँ सर। नेक्स्ट, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स, तुम लिखते जाओ फटाफट क्वेश्चन। मैं एक तो कैमरा बंद कर लूं, मेरे नेट में प्रॉब्लम ना। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स, ये नंबर्स के बहुत क्वेश्चन होते हैं यार, तुम्हारी एनसीईआरटी में और आरडी में भरे पड़े होंगे ये नंबर्स वाले क्वेश्चन, हम भी करा दो चलो कुछ। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, how many 4 digit numbers can be formed using the digits 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, having the digit using the digits 0 1 2 3 4 5 if repetition of digits is not allowed। ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, रिपीटिशन अलाउड है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। और अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब रिपीटिशन अलाउड है।
How many 4-digit numbers can be formed using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 if repetition of digits is not allowed? आपके डिजिट्स रिपीट नहीं हो सकती। चलिए 4 डिजिट नंबर बनाना है, हमने 4 प्लेसेस लिख दिए। मैं बार बार ये डॉट्स बनवाने की कोशिश कर रहा हूं इसलिए कि आप इससे समझें कि चॉइसेस रखनी है आपको, चॉइसेस को मल्टीप्लाई करना है। पहले तो ये देखो कि चॉइसेस रखनी कहाँ है, इन 4 प्लेस पे रखनी है। तेरे को 4 डिजिट नंबर चाहिए ना, तो डिजिट्स के प्लेस तो बना 4 डिजिट नंबर, तो भैया मैंने बनाया 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर में 4 प्लेसेस होंगे। 4 प्लेसेस के लिए अब मैं बात करता हूँ कि कितने हमारे पास टोटल चॉइसेस होंगी। चलिए जी, पहली वाली बात शुरू करते हैं यहाँ से, जो भी हमारी ये थाउजेंड्स डिजिट है, थाउजेंड्स प्लेस पे डिजिट है। हमने रिपीटिशन अलाउड नहीं है, यानी कि आप एक नंबर को दोबारा यूज नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा नंबर नहीं हो सकता 1 1 2, या एक भी बार डिजिट्स आपकी रिपीट नहीं होंगी। 1 2 3 4 एक नंबर पॉसिबल है, हाँ ठीक है। 2 3 4 5 एक नंबर पॉसिबल है, ठीक है। 2 4 5 1 एक नंबर पॉसिबल है, ठीक है। बट कभी भी डिजिट्स रिपीट नहीं होनी चाहिए। डिजिट्स रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो हमने शुरू करा पहले प्लेस से। पहले प्लेस पे हमारे लिए कितनी चॉइसेस, आपको 6 डिजिट्स दी गई हैं, आप इसमें से कितनी यूज कर सकते हैं फर्स्ट प्लेस पे, बताएंगे मुझे? 5 कितनी? 5 जीरो नहीं यूज कर सकते। देखो अगर आपने जीरो रख दिया पहले प्लेस पे तो नंबर 3 डिजिट बन जाएगा, 4 डिजिट नहीं बनेगा। आप 1 ले सकते हैं फर्स्ट प्लेस, सेकंड 1 2 3 4 5 में से कुछ भी ले सकते हैं, यानी कि आपके पास फर्स्ट प्लेस के लिए 5 चॉइसेस है। यू कांट यूज जीरो, क्योंकि अगर आपने इस पे जीरो रख दिया तो ये नंबर 3 डिजिट हो जाएगा, 4 डिजिट नंबर नहीं बनेगा। तो पहले वाले प्लेस के लिए 5 चॉइसेस। हाँ जी, दूसरे वाले प्लेस के लिए 5 सर 5, 5 क्यों? क्योंकि एक तो यूज कर लिया ना, लेकिन यहाँ पे 0 यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली देखिए अब समझिए, दूसरे वाले प्लेस पे आपके पास फिर से अब आपके पास 6 की 6 डिजिट्स है। आप जीरो मतलब आपको इन 6 डिजिट्स को यूज करते हुए कोई नंबर बनाना है, नंबर तो आप ये भी बना सकते थे यार, नंबर तो आप ये भी बना सकते थे यार। पर आपसे कहा गया कि भैया देख रिपीट मत कर नंबर को। एक नंबर को एक बार जब तूने यूज कर लिया, अब तेरे पास उसकी चॉइस खत्म हो चुकी है, वो तो दोबारा यूज नहीं करेगा। तुमने कहा ठीक है जी, हमारे पास पहले नंबर के लिए थी चॉइसेस 5, क्योंकि जीरो तो हम यूज कर नहीं सकते थे, बस 1 से लेके 5 तक कुछ भी यूज कर सकते थे। मान लिया कोई भी एक नंबर यूज कर लिया, मतलब मान के लिया कोई ना कोई एक नंबर यूज करोगे इसमें से 5 में से, जो भी नंबर यूज कर लिया वो तो खत्म, वो खत्म। अब बचे 4 और नंबर, और साथ साथ जीरो भी आ गया, क्योंकि जीरो ने कहा भाई ठीक है मैं पहले प्लेस पे तो नहीं आ सकता था, दूसरे पे तो आ सकता हूं ना, दूसरे पे क्या दिक्कत है, दूसरे पे आप जीरो रख सकते हैं। तो दोबारा आपके पास टोटल हो गई 5 चॉइसेस, राइट? बात समझ आई देवांश, अक्षत एंड रोशनी? यस सर। Yes, sir. तीसरे प्लेस के पास पहुंचा, तीसरे प्लेस ने कहा कि देख भाई तू 2 नंबर तो ऑलरेडी पहले यूज कर चुका है, जीरो वीरो से हमें कोई परेशानी है नहीं, तो तू इस बार 4 में से जो बचे हुए 4 नंबर हैं उसमें से कोई भी यूज कर ले, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। तीसरे प्लेस ने कहा अब तेरे पास तू 3 यूज करके आ चुका है नंबर, बचे हुए 3 नंबर्स में से कोई सा भी यूज कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। चारों चॉइसेस साइमल्टेनियसली, काम तो साइमल्टेनियसली हो रहा है ना, नंबर तो पूरा 4 डिजिट ही बनाना है ना, एक एक डिजिट का थोड़ी बनाना है, एक साथ चारों को ही फिल करना है। तो एक साथ चारों काम को करना है, यानी कि जो अब साइमल्टेनियसली हो रही है, तो टोटल नंबर्स बने इनका प्रोडक्ट 5 5 25 400 3 300, टोटल 300 नंबर्स बनेंगे, जिसमें कि हम 0 1 2 3 4 5 यूज कर रहे होंगे और 4 डिजिट नंबर बनेंगे। आइए नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ n डिजिट नंबर्स, और ये n ग्रेटर देन 1 है, मतलब 2 डिजिट भी हो सकता है नंबर, 3 डिजिट भी हो सकता है, 4 डिजिट भी हो सकता है, हम तो n डिजिट कह रहे हैं। हैविंग द प्रॉपर्टी that no two consecutive digits are same,
n डिजिट नंबर्स बताइए, कितने ऐसे n डिजिट नंबर्स बन सकते हैं जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी होगी, कोई भी दो कंसेक्यूटिव डिजिट्स सेम ना हो। सर नंबर हमारा अभी भी 0 1 2 3 4 5 है। जी आप सारे डिजिट्स यूज कर सकते हैं, और एक डिजिट को कितनी भी बार यूज कर सकते हैं, इस कंडीशन के साथ कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव डिजिट सेम नहीं होना चाहिए। और देखो रिपीटेशन के बारे में कुछ नहीं बोला, तो रिपीटेशन के बारे में अगर कुछ नहीं बोला तो आप मानेंगे कि रिपीटेशन अलाउड है, यानी कि आप 1 को उठा के दूसरी बार भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपने मान लो यहाँ पे 1 लिखा, बस एक कंडीशन है कि यहाँ पे 1 मत लिख भाई, ना 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 ना, अगली बार लिख ले 1, हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 1 नहीं हो सकता। लगातार दो कंसेक्यूटिव डिजिट्स एक जैसी नहीं होंगी। ये हमारे पास टोटल है n डिजिट्स। n डिजिट नंबर है कोई, तो n डिजिट्स हमें फिल आउट करनी है। चलिए जी, पहले प्लेस, सबसे जो भी इधर वाला प्लेस होगा, सबसे इधर वाला, 10 इसके लिए कितनी चॉइस? सर 10 वाई 10 ऋषिक, जीरो थोड़ी यूज कर लेंगे यार, तूने पिछली बार भी 360 आंसर दिया मुझे जीरो यूज करते हुए। अभी भी 0 1 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट्स होती हैं, पर जीरो थोड़ी यूज करेंगे, तो 9 ही होनी चाहिए चॉइसेस तो इसके लिए। नहीं लेकिन n ग्रेटर देन 1 दिया है ना, और n डिजिट है तो सर बाकी डिजिट्स में हम यूज नहीं कर तो सकते अगर तो 2 मतलब। डिजिट नंबर बना रहा होता, बाकी में कर सकते हैं, मैंने कब मना करा बाकी में नहीं कर सकते, पहले प्लेस पे नहीं कर सकता ना। अगर तो 2 डिजिट नंबर बना रहा है तो 2 डिजिट नंबर तो तभी बनेगा ना जब पहले प्लेस पे जीरो नहीं होगा। 03 कौन सा 2 डिजिट नंबर है बता, अच्छा मुझे, या 05 कौन सा 2 डिजिट नंबर है, पूछ ले मुझसे, यस कोई भी परेशानी नहीं। ओके, तो पहले प्लेस पे हमारे पास 9 चॉइसेस, क्योंकि हम जीरो नहीं यूज कर सकते, आप 1 से लेकर 9 तक जो यूज करना चाहते हो कर लो, राइट। अब मैं दूसरे प्लेस पे पहुंचा, मैं बार बार कोर पे बात करूंगा, काम कैसे हो रहा है यही समझना है भाई। ये चैप्टर बहुत लॉजिकल बना के निकाल देगा, अगर तुमने समझना शुरू कर दिया ना तो लाइफ में भी लॉजिकल हो जाओगे, और थोड़ा चीजों को एनालिटिकली ऑब्जर्व करना शुरू करोगे। फंक्शंस, और ये वन ऑफ टू ऑफ द मोस्ट मेरे फेवरेट चैप्टर हैं 11th क्लास से। बहुत ही आपको लॉजिकली सोचना सिखाते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। और ये तो बिल्कुल यही बात करता है, बात इसका तो काम ही है, क्यों हो रहा है, क्यों पे तो ये बात नहीं करता है, फंक्शंस करता है, क्यों पे बात तो ये तो करता है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बस हो रहा है कि भाई एन डिजिट नंबर बनाना है, कैसे हो रहा है कि दो कंसेक्यूटिव डिजिट सेम नहीं होनी चाहिए। अब समझते हैं कैसे हो रहा है। तो हमने कहा पहले वाले के पास 9 चॉइसेस हैं, 1 से लेकर 9 तक कोई सा भी नंबर यूज कर ले इसके लिए। अब अगले वाले पे पहुंचे, अगले वाले ने कहा कि देख भाई रुक, तू जीरो यूज कर सकता है, टोटल थी तेरे पास 10 डिजिट्स, अब तू वो डिजिट यूज मत करे जो तू पीछे यूज करके आया पिछले वाले नंबर पे, पर तू जीरो यूज कर सकता है। तो टोटल थी 10 डिजिट्स, उसमें से एक डिजिट हटा दी गई जो स्पेस ने यूज करी, तो यानी कि इसके लिए भी बची 9 चॉइसेस, क्योंकि इस पे जीरो जरूर यूज हो सकता है। इसने कहा एक चॉइस तेरे पास बढ़ गई है, 10 हो गई है, पर फिर इसने कहा कि कंडीशन तो देख, कंडीशन ये थी नो टू कंसेक्यूटिव डिजिट्स आर सेम, तो इसके लिए फिर से 9 चॉइसेस। थर्ड वाले के लिए बता सकते हो मुझे कितनी चॉइसेस होंगी? बिल्कुल करेक्ट है देवांश, गुड। सर 9 ही होंगे। 9 ही होंगी, एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि जो इस पे यूज हुआ है इससे पिछले वाले प्लेस पे, वो यूज नहीं हो सकता, उसके अलावा जो चाहे यूज कर ले। नेक्स्ट पे फिर से 9, जो पिछले वाले पे यूज करके आया है वो मत करियो, और जो करना है कर ले। नेक्स्ट पे फिर से 9, कितनी बार 9? n टाइम्स। काम सारा साइमल्टेनियसली हो रहा है, नंबर तो n डिजिट ही चाहिए ना, तो टोटल नंबर्स 9 टू द पावर n। या आप ऐसे भी देख सकते थे इस चीज को कि भैया हमारे पास ये n डिजिट्स नंबर है, ये हमने बॉक्सेस रख दिया आपके डिजिट्स के लिए। इस पे लेट से कोई x1 है, इस पे लेट से कोई x2 है, इस पे लेट से कोई x3 है, ऐसी लास्ट वाले प्लेस पे कोई xn है। तो x1 की जो चॉइसेस हैं वो 1 से लेके 9 तक है। x2 की जो चॉइसेस हैं वो 0 है, और एक नंबर वो हटा दो जो x1 आ चुका है, 0 से लेकर 9 एक्सेप्ट x1, तो अगेन 9 चॉइसेस होगी। जैसे आप चाहो लॉजिक लिखते चले जाओ साथ साथ चीजों के।
मैं बताता जाऊंगा। बोल भाई, बात समझ आई? किसी को भी परेशानी हो पूछ लीजिए, आगे बढ़े। यस सर। हाउ मेनी 2-digit even numbers how many 2-digit even numbers can be formed from the digits 1 2 3 4 5 if the digits can be repeated? दो डिजिट इवन नंबर्स बनाने हैं, इन 5 डिजिट को यूज करते हुए आपकी डिजिट्स रिपीट भी कर सकती हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। करेक्टरिस्टिक तो हमने कहा 2 डिजिट पकड़ लो। पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस? वाई देवांश, चल मेरे साथ करा जा, आजा बता पहले प्लेस पे कितनी चॉइस, इस प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस? सॉरी सर, अभी आपकी आवाज कट रही थी, मुझे आ नहीं रही थी। मैं पूछ रहा हूँ कि पहले प्लेस पे कितनी चॉइसेस हैं, बता। अभी आ रही है आवाज? ये सर अब क्लियर है सर। हाँ, अब बता पहले मुझे फिर। पहले प्लेस पे कितनी चॉइसेस हैं? 2। वाई 2? सॉरी सर 5 होगा। 5 चॉइसेस हैं पहले प्लेस पे, तो 1 से लेकर 5 तक आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। दिव्यांशु सही है। तो पहले प्लेस पे आप 1 से लेके 5 तक कुछ भी यूज कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। वैसे हमें पता है जब भी ये ऐसी कंडीशंस लगा दी जाए ना, तो पहले कंडीशन पे ध्यान दो। वो हमसे चाहता है इवन नंबर। ओहो, बिल्कुल करेक्ट है देवांश। ये वो सर वो हमसे मैंने चाहता है। गलती हो गई थी बता सर। बता एक्चुअली क्या मैंने क्या क्या ऐड गलती करी? मतलब कुछ अजीब ही हो गया था मुझसे तो। ओके, रोशनी, रोशनी मैं ऑडिबल? अच्छा, अक्षत आंसर देगा? देखो, जब भी कोई कंडीशन लगाई जाए ना, तो पहले उस कंडीशन पे काम करो। अभी उसने हमसे कहा है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स का मतलब लास्ट वाली डिजिट इवन होनी चाहिए। तो लास्ट वाले डिजिट से शुरू करो क्वेश्चन को। लास्ट वाले डिजिट की हमारे पास कितनी चॉइसेस? या तो 2 यूज कर सकते हैं लास्ट वाले डिजिट पे, या तो 4 यूज कर सकते हैं, यानी कि 2 चॉइसेस हैं लास्ट वाली डिजिट की। उसके बाद वैसे पहले से भी शुरू करते तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आगे चल के कभी दिक्कत हो सकती है, इसके लिए कह रहा हूं कि आप पहले वहां से शुरू करिए जो कंडीशन है। ठीक है, जो भी कंडीशन आपको पहले दी गई है उस कंडीशन को फुलफिल करिए, तब आप आगे का काम करना शुरू करिएगा अपना। तो उससे आपकी गलती होने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। भाई कुछ खिलवा दो यार। तुम्हें कह रहे हैं फोन से थोड़ा अलग हट के कुछ कर दो। हाँ अक्षत करेक्ट है, गुड। तो आप पहले वहां से शुरू करिए जहां से आपकी चॉइसेस स्टार्ट, मतलब जहां से भी आपकी कंडीशन स्टार्ट होती है। कंडीशन कह रही है कि आपकी नंबर 2 डिजिट नंबर इवन बनना चाहिए, तो आपको पहले इवन नंबर की कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए, यानी कि लास्ट डिजिट इवन होनी चाहिए, तब नंबर इवन होता है। लास्ट डिजिट इवन होती है तो मतलब कि आपके पास 2 ही चॉइसेस हैं, 2 या 4 में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, और पहले वाले के लिए 5 के 5 में से कोई भी यूज कर सकते हैं। मैं देखिए इसलिए कह रहा हूं कि आपको यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए था, क्योंकि अगर मैं इसी क्वेश्चन में ये कर देता, इफ द डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं तो टोटल बने 10 नंबर्स। अब मैं इसी में कह रहा हूं द डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड, बताएंगे जरा आंसर क्या होगा? 6।
सोच दोबारा। सर 8 8, यस 8 होगा आंसर। भाई एक ही तो यूज करिए दिव्यांशु इधर। अगर डिजिट्स रिपीट नहीं हो सकती, अगर रिपीटिशन है तो ये आ गया आंसर। नो रिपीटिशन तो भाई पहले यहां से भरना शुरू कर। इसके लिए अभी भी 2 चॉइस हैं, या तो 2 आएगा या तो 4 आएगा इस पे। इसके लिए अब 4 ही चॉइसेस हैं, क्योंकि जो इस पे आ चुका होगा वो यहां नहीं आएगा। अब अगर हाँ मान लो सर, आप यहां से हाँ। शुरू करते पहले वाली प्लेस से, कि भाई पहले वाली प्लेस पे देखो, तो पहले वाली प्लेस पे आप कहते 5 चॉइस, दूसरे वाले पे आप कहते, अब दूसरे वाले को कैसे डिसाइड करोगे? दिक्कत ये है। कंडीशन तो आपको पहले फुलफिल करनी चाहिए थी कि भाई नंबर इवन होना चाहिए, ऐसे नंबर चाहिए, पर आपने शुरू कर दिया यहां से फिल करना, तो वो आप गड़बड़ कर दोगे, आप इसको समझ ही नहीं पाओगे कि अब मैं इसको कैसे फिल करूं, है ना? उसमें आपको फिर से केस बनाने पड़ जाएंगे मतलब। तो इसलिए पहले वहां से शुरू करो जो कंडीशन स्टार्टिंग में दी हुई है, जो वो हमसे चाहता है, पहले उसकी बात को फुलफिल करो, तब आप आगे की चॉइसेस को फिल करो। अच्छा जी, चलिए फिर एक और प्रॉब्लम। मुझे पता नहीं आपने करी होगी कहीं ना कहीं, अगर आपने इतना लगा लिया पीएनसी, सही में आपके 2-2 बार लगा चुके हो दिव्यांशु और ऋषिक, तो ये प्रॉब्लम करी होगी, पर मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है ये होगी तुमसे। चलो करके दिखाओ, चैलेंजिंग प्रॉब्लम है तुम्हारे लिए। A 5-digit number divisible by 3 is to be formed using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 without repetition. The total number of ways in which this can be done is ये a 5-digit numbers. A 5-digit number divisible by 3 is to be formed using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 without repetition. आपके पास 6 डिजिट्स दी हुई हैं, आपको इनको यूज करते हुए कोई 5 डिजिट नंबर बनाना है, पर कंडीशन ये है दोस्त कि 5 डिजिट नंबर 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर भाई 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो बता दे कैसे होगा 3 से डिविजिबल। पहली बात तो वो कब होता है कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल, पहले यहां से शुरू करते हैं क्वेश्चन को। कब होता है 3 से डिविजिबल नंबर? 1 मिनट करिए सर, 1 मिनट सर, कर लेंगे जब सर उसका सम 3 का मल्टीपल हो। जब डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल हो या 3 का मल्टीपल हो, बिल्कुल सही बात है देवांश। अब कर दो। बस दोस्त इतने टाइम मिलना है, देख ज्यादा नहीं।
चलो मेरे साथ अप्रोच शेयर करो, बताओ कैसे कर रहे हो। तुम्हें ही करना है, मैं नहीं कर रहा। मैं तो बस चाहता हूँ तुमसे पता करना कि तुम अपना खुद में टाइम वेस्ट मत करो। सवाल भी तो करने हैं, सिलेबस भी तो आगे बढ़ाना है। तो मेरे साथ कर ले, मुझे बता दे। बता भाई ऋषिक कैसे कर रहा है। सर पहले तो सर 6 डिजिट्स हैं, तो सर मैं देख रहा हूँ इन 6 डिजिट्स में से कौन से 5 ऐसे हम उठा सकते हैं कि उनका सम 3 हो। सोचा तो तूने। अच्छा, तो तूने क्या करा इस काम के लिए? पांचों की पांचों को सम निकालना शुरू कर, 5 5 लेके सम निकालना शुरू करा। सर मेरे को एक ही दिखा सिर्फ जिनका सम डिविजिबल होगा। मतलब तूने 5 डिजिट उठाई ना कोई 6 में से, और उनका सम हाँ निकाल के देखा, राइट? हाँ सर। तो काफी देर लगाने वाला है तू तो क्वेश्चन में। कर दिव्यांशु कैसे कर रहे हैं? तो ये वाला क्वेश्चन ना मैंने 2-3 दिन पहले कहीं देखा था, फिर मैंने ट्राई भी किया था, मेरे से हुआ नहीं था ये। अच्छा। लेकिन देवांश? अप्रोच मैंने भी यही डाली थी। सर मैं तो जस्ट मतलब डिजिट्स का सम कर रहा हूँ। ऐसे इसमें एक केस वो वाला बनेगा, मतलब 1 2 3 4 5 तीनों आ जाएंगे, फिर ऐसे करके केसेस बना के कौन कौन से में आ रहे हैं 3 का समार, अब यही यहाँ पे करना तो केस बनाने ही पड़ेंगे, यहाँ पे तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है। पर एक बात बताओ, तुमने 6 में से 5 5 के वो निकालने शुरू करे। वैसे तो मैंने तुम्हें थोड़ा सा सेट्स में पढ़ाया था ये, पर 6 में से अगर 5 5 के वो निकालना शुरू करोगे तो पागल हो जाओगे यार। बहुत सारे केसेस तो बनाकर चाहिए। देखने पड़ेंगे। नहीं सर, इसमें तो रिक्वायर्ड तो 3 का ही है ना, तो ज्यादा थोड़ी यार है। सॉरी, ये तो ऑप्शन में नहीं है। ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, सॉरी। अच्छा, मैं समझ गया तूने क्या करा। अच्छा, अब मेरी बात समझो। आपने 5 डिजिट नंबर बनाना है, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। रोशनी क्लास में ही है क्या? यस सर। देवांश और ऋषिक दोनों अपना अपना आंसर दे चुके हैं। दोनों का सम आंसर है। दोनों ने एक एक केस पकड़ा। पता है क्यों पकड़ा तुमने ऐसे सम? क्योंकि तुमने सही तरीके से अप्रोच नहीं करा। अप्रोच तुम्हारा ठीक है, करना यही काम है, पर सर जो काम तुम जस्टिफाइड करने इसका चाह रहे दूसरा हो। भी तो हो सकता है जो उसका सम हो हम्म जाएगा फिर। वही हम भी कह रहे हैं। पर ये तो तुझे अब रियलाइज होगा ना, देख जब मैंने बोला पेपर में बैठ के तो मैं नहीं हुआ, मतलब तुझे खुद ही करना पड़ेगा ये काम। यस सर, उसके आपके 120 पे हो जाएंगे तो ये सम होके 216। 216 हो जाएगा आंसर। अब देखो, सबसे पहले ये समझो, आपको 6 में से कोई 5 डिजिट ऐसी चाहिए जिनका सम 3 से डिविजिबल हो, राइट? यहां तक तो सभी लोग पहुंच चुके हैं। अक्षत, रोशनी? यस सर। भाई हमें विदाउट रिपीटिशन के 5 डिजिट नंबर बनाना है, तो यानी कि 6 में से 5 डिजिट हमें चाहिए, और वो पांचों डिजिट ऐसी होनी चाहिए कि जिनका सम 3 से डिविजिबल हो जाए, राइट? चलो कैमरा ऑन कर लेता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 में से 5 डिजिट ऐसी होनी चाहिए जिनका सम 3 से डिविजिबल हो। तो आप क्या करो, पहले 6 के 6 डिजिट का सम निकाल ले यार। तू निकाल देख, मैं बताऊंगा फिर क्या करना चाहिए। जब 6 के 6 डिजिट का सम निकाला तो 5 4 9 3 12 तो 14 15 15 आया। 5 6 के 6 डिजिट का सम। तो इन 6 में से तेरे को एक ही डिजिट तो हटानी है ना। तू ऐसे सोचते हुए हटा ना, 6 में से एक डिजिट के जो भी मैं एक डिजिट हटाऊं, सम 3 से डिविजिबल रहे। सर 0 हो जाएगा। 15 में से 0 हट सकता है क्योंकि सम तब भी 15 ही रहेगा, और 15 में से 3 भी हट सकता है, सम 12 हो जाएगा। बोलो। सर ये वाला मिस हो गया सर, मेरे को लग रहा था 0 से इंक्लूड करके एक और केस बन रहा होगा, बट मैं सोच नहीं पाया। वही मैं जिस तरीके से तूने सोचना शुरू करा था उससे था ही टफ। तूने 5 5 के पेयर पहले 5 को पकड़ के तूने सम निकाला, तो 6 के 6 का निकालना है। ऐसे सोच के 6 में से क्या हटाऊं कि सम 5 का बना रहे, मतलब सम ऐसा 5 का बना रहे कि 3 से डिविजिबल हो जाए। तो सम ऑफ ऑल डिजिट्स जो भी आपके पास है वो जाता 0 +1 +2 +3 +4 +5, यानी कि 15। अब तुझे 15 इनका सम आ रहा है, तूने कहा ये तो 3 से खुद ही डिविजिबल है। ओके, 15 में से मुझे वही हटाना चाहिए जो 3 का मल्टीपल हो। 3 का मल्टीपल या तो 0 हटा दे। तो या तो तेरे पास कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं 0 1 2, सॉरी, या तो 0 हटा दे, यानी कि 1 2 3 4 5 हो सकती है या तो डिजिट्स, क्योंकि इनका सम भी 15 ही रहेगा। पहला केस, तू इन 5 डिजिट्स को यूज करके नंबर बना। और दूसरा केस कि तू 0 हटा दे, सॉरी 3 हटा दे। 3 हटाएगा तो 0 1 2 4 5।
तो इनका सम 12 होगा, ये भी 3 से डिविजिबल होगा, जितने भी इनसे नंबर्स बन सकते हैं। अब तू और कोई भी हटाएगा ना इसमें से, जैसे मान ले तूने 1 हटाया इन 6 में से, तो 15 से 14 हो गया ना सम, नहीं है 3 से डिविजिबल। तूने 2 हटाया तो सम 13 हो गया ना, तूने 4 हटाया तो सम 11 हो गया ना, तूने 5 हटाया तो सम 10 हो गया। तो ऐसे सोच, उल्टा रिवर्स ऐसे सोचेंगे तो यार उसमें तो टाइम ही लगेगा। हाँ फिर तो अब ये 5 डिजिट्स हैं, 5 नंबर्स बनाने हैं, तुमने कहा जी ये 5 सर मैं प्लेस है, अपनी पहले के कॉपी लिए देख रहा 5। हूँ और सर मैंने एक ही बस कॉम्बिनेशन मिस किया, वो यही वाला था जिसमें हो रहा था 3 से divisible। लेकिन इसका काम है काउंटिंग आसान करना, तो हमें इसे टफ तरीके से अगर हमने काउंटिंग आसान करी तो ये अपना पर्पस ही फुलफिल नहीं कर पाए। पहले के लिए 4 प्लेसेस होंगे, 4 चॉइसेस होंगी, क्योंकि पहले पे 0 नहीं आ सकता, दूसरे वाले पे 0 के अलावा, सॉरी जो पहले प्लेस पे यूज हुआ है उसके अलावा कुछ भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ये बनेगा आपके पास 96। या तो काम आप इस तरीके से कर लीजिए, या तो आप नंबर्स इनसे बना लीजिए और नंबर्स इनसे बना लीजिए, ऐड होंगी टोटल चॉइसेस। देखो यहां पे दोनों लग रहे हैं, एफपीएम भी और एफपीए भी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी। अगर आप इंडिविजुअली प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, अगर ओवरऑल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो और से हो रही है कि या तो ये ले ले डिजिट्स या तो ये ले ले, और जब आप अंदर घुसे उसके तो जो 5 डिजिट्स आपने यूज करी उनसे बन सकते हैं जो नंबर्स, वो आपने निकाले एफपीएम से, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से, और ये भी एफपीएम से ही निकाले, बट टोटल नंबर्स 120 प्लस 96, 216। आगे बढ़ो जल्दी, हटा दे इसको या ऊपर ही कहीं हटाएं, सिर्फ लिख लो। हटा फिर दीजिए ऊपर वाला हटा दीजिए। कोई बात नहीं, मैं हटा देता हूँ, ऊपर हटा देता हूँ, तुम जो भी लिख रहे हो उसे लिख लो, मैं अगला क्वेश्चन तो दूं। सर ऐसा एक और 2-3 और क्वेश्चन दो करवाने सर, मुझे। लगता है हम नहीं कर पाएंगे ऐसा अरे वाला बेटे सर। दूंगा, 2 क्वेश्चन दूंगा, दोनों में ही तूने अटकना है, देख एक में तो नहीं अटकेगा, मतलब होपफुली। सर एक बार करना है, जो आप क्वेश्चन करो नहीं कर पाएंगे और कर लेंगे, एक बार करना। नहीं आया, नहीं आया बेटा, नहीं आया, नहीं आया ऐसा बच्चा, मैं ये कह रहा हूँ, रैबर सर की बात नहीं कर रहा था। रैबर सर की टर्म्स में आंसर दूंगा अपने, द नंबर ऑफ इक्वेशंस ऑफ। और ऋषिक के अलावा कौन पढ़ता है रैबर सर से? हैंड रेज करते हुए बता सकते हो सर। सर किससे? रहबर सर से, एसआर सर से। अच्छा तुम नाम नहीं पता, एसआर सर, एसआर सर फिजिक्स वाले सर जो एसआर सर। तुम्हें नाम नहीं पता ना लोगों के यहाँ पे? तुम्हें ऐसे ही पता है ना शॉर्ट फॉर्म? यस सर ये मेरे को सबके यूजुअली पता है। सर। वो कैसे साइड पता है? कभी मतलब याद नहीं हुआ मुझे। सर उन्होंने या तो खुद बताए थे फर्स्ट डे पे, या फिर किसी और टीचर से। अच्छा, और आजम सर से कौन? अच्छा मैंने ही बताया होगा, और टीचर ने किसने? अच्छा, सर और लोग भी बोल देते होंगे मैथ्स का रेफरेंस देके कि हाँ अपने मैथ्स की क्लास में पूछना, हाँ ये फिजिक्स में रेफरेंस डलते होंगे ऐसे। हाँ समझ रहा हूँ। और आजम सर से कौन कौन लोग पढ़ते हैं? मैं रोशनी, दिव्यांशु एंड सर अब अक्षत। हम भी अक्षत आजम किससे सर पढ़ता है के बैच फिजिक्स? में हैं। अच्छा अब तुम भी आजम सर के बैच में आ गए? हाँ सर, सर वो निष्कर्ष सर ने हम सबको ही डाल दिया उनके बैच में। तो अभी एसआर सर नहीं पढ़ा रहे? नहीं तो वो पढ़ा सर रहे अभी तो सभी आजम सर के बैच में ही हैं जो इस क्लास में हैं। ओके ओके, फिर तो रेफरेंस नहीं देता हूँ, चलो। सर, लेकिन फिर भी समझ गया मैं, क्योंकि पिछले हफ्ते ही चेंज हुआ है हमारा बैच। अच्छा, so if p comma q belongs to 1 2 3 4, p और q की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। आपको ऐसी इक्वेशंस बतानी है px² + qx + 1 की फॉर्म की जिनके रियल रूट्स हो।
अब बात वही है यार, कोर तो चैप्टर की वही है, काम क्या करा रहा है और कैसे होगा वो। अब रियल रूट्स चाहिए, वो ये चाहता है ना। पहले तो टोटल इक्वेशंस कितनी बन सकती हैं? नहीं आया सवाल समझ? क्वेश्चन ही समझ नहीं आया सर। हमें इक्वेशन दी एक गई पी मिनट एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1 इज जीरो की। हम p की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक कुछ भी रख सकते हैं, हम q की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है जी। जैसे कि एक इक्वेशन ये बन जाएगी p और q की वैल्यू, फिर से बोल। सर मैं कह रहा हूँ गिवन ना p इज नॉट इक्वल टू q। नहीं, कहाँ पे कहाँ गिवन है? एजम्पशन कुछ नहीं लेनी मैथ्स में अपनी तरफ से, सब जो है वही है सामने देख। जैसे कि एक इक्वेशन ये बन सकती है, अगर आप समझो p और q दोनों की वैल्यू 1 रख दो। मैं तो बोलने ही वाला था, तूने मुझे बीच में रोक दिया। मैं तो यही बोलने वाला था कि जैसे कि एक इक्वेशन ये बन सकती है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ऐसी और भी बन सकती है। आप p और q की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज यूज कर सकते हैं इस सेट में से, 1 2 3 4 में से। ठीक है, तो 16 कंडीशन ये बनेगी। है कि टोटल 16 बनेगी। पहला क्वेश्चन मैंने ये पूछा था आपसे कि टोटल इक्वेशंस कितनी बन सकती हैं। टोटल इक्वेशन 16 बन सकती हैं, राइट। p की वैल्यू भी 4 हो सकती है, q की वैल्यू भी 4 हो सकती है। 4 4 16 मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि p की कोई भी एक वैल्यू रखोगे तो q की 4 चॉइसेस है, फिर p की दूसरी वैल्यू रखोगे तो q की फिर से 4 चॉइसेस है। मोस्टली मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अब ज्यादा लोड मत लो इसका एफपीएम और एफपीए का, ये तो दिमाग से लॉजिकली फटाफट देख लो। ये काम टफ नहीं है, वैसे लोग पता नहीं क्यों बेवकूफी करते रहते हैं इसमें, पर ये टफ काम नहीं है। ओके, 16 टोटल इक्वेशंस बन सकती हैं। उन 16 में से कुछ के रूट्स इमेजिनरी होंगे मे बी, कुछ के रियल होंगे मे बी, कुछ के इक्वल भी हो सकते हैं मे बी, मुझे नहीं पता कैसे होंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूं, मेरे को वो इक्वेशंस दे दे भाई जिसके रूट्स रियल हैं, तो सारा सामान ले जाने का। सही है, ठीक। हाँ भाई बता दो क्या सब। एक सेकंड, ओए वापस पहले मेरी बात का जवाब दो। तुमने ये तो कंसिडर कर लिया कि 16 टोटल इक्वेशंस बनेंगी, जो काम कराया जा रहा है वो कैसे होगा? रियल रूट्स। सर वो हो जाएगा सर, समझ गया मैं कैसे होगा, 1 मिनट दे दो। सर बस मेरी मतलब रिलेशन भी आ गया क्यू और पी में आंसर। क्या बात है, वाह। सॉरी मुझे यार, मेरी सुबह से क्लास चल रही है, मैं खाना खाऊंगा, क्वेश्चन लिखता रहूंगा, खाना खाता रहूंगा। तो मुझसे बात करते रहो, बताते रहो मुझे, मेरे साथ साथ करो। जिसे जहां दिक्कत आए पूछो। देख दोस्त, ये चैप्टर साथ ही बैठ के करने वाला है पूरा। तो मेरे हिसाब से तो 3 आ रहा आंसर मेरा। सर वो तो एक केस से आ रहा है अभी, सर बाकी केस भी है। क्या बात है, कर कर देवंश कर। तो सही है गलत है? बिल्कुल गलत है, ऑप्शन में भी नहीं है। पर ये क्वेश्चन वो था जो मैं उम्मीद कर रहा था कि तू कर देगा। सर अब तू देख ले। देख क्वेश्चन सारे हो जाएंगे अगर पहला अप्रोच सही होगा यहाँ पे। अब मुझे ये बता, तूने पहले स्टार्ट से कैसे करा क्वेश्चन? b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बिल्कुल सही बात है। सर रख दे बी 7 स्क्वायर आंसर है। ग्रेटर देन इक्वल टू 4। बिल्कुल 7 आंसर है देवांश, गुड। तो भाई हमसे बोला गया किसी भी इक्वेशन के लिए इफ यू वांट रियल रूट्स तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 है, 0 से बड़ा होना चाहिए। हमने कहा इसका b क्या, q, तो q स्क्वायर माइनस 4p शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर रियल रूट्स। अब आपने यहां से देखा कि भाई इसका मतलब q स्क्वायर की वैल्यू 4p से बड़ी होनी चाहिए, राइट। आपने p को रखा 1, लेट्स से p इज 1,
अगर P1 है तो Q क्या क्या वैल्यूज ले सकता है कि 4P से बड़ा हो? 3 and 4 क्यों? 2 में क्या दिक्कत है? इक्वल हो जाएगा ना? हाँ, इक्वल भी तो है। अच्छा हाँ ठीक है। इक्वल रूट्स में भी तो रियल रूट्स होती हैं। यस सर। अब आपने P को रखा 2, जब P 2 हुआ तो Q क्या क्या वैल्यूज ले सकता है? 3 and 4। अब आपने P को रखा 3, अगर P 3 रहा तो Q की वैल्यू क्या हो सकती है? 12 से बड़ी होनी चाहिए, Q स्क्वायर यानी कि 4। अगर P 4 ही हो तो Q भी ले सकता है 4। कितनी इक्वेशंस दोस्त? 7 इक्वेशंस ऐसी बनेंगी कि जिसके अंदर हमारे पास इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे। अभी इसे और भी टफ बना सकता था मैं, पर हमने सोचा कि नहीं, थोड़ा इसको अभी हल्का ही हाथ रखते हैं। पर कोर चैप्टर की वही है, काम करना है, कैसे करना है। चलो जी, अगर आपको ये बात समझ आई हो तो होपफुली आप शायद ये कर पाए अब। द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ द फॉर्म, इस तरीके के पॉलिनोमियल्स चाहिए हमें, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैं बेसिकली। और ये पॉलिनोमियल्स ऐसे होने चाहिए कि जो डिविजिबल हो, दैट आर डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपका पॉलिनोमियल ये इस तरीके का कोई भी पॉलिनोमियल जो डिविजिबल हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू 1 से लेकर 10 तक का सेट। आप ए बी सी की 1 से लेकर 10 तक कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। आपको ऐसा क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है जो इस पॉलिनोमियल से डिविजिबल हो। अब देख, थकना नहीं है, सिर्फ सोचते हुए लॉजिकली ऑब्जेक्टिवली काम करना है। तो सबसे पहली चीज क्या सोचना चाहिए हमें इस क्वेश्चन में, मुझे ये बताओ। डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आया वो हमारा हो जाएगा, क्या कहते क्या? हैं, तो जो हमें लिमिटिंग चीज है जो हमें सेटिस्फाई कराना है, जिसको इक्वल टू 0। ये समझना, रिमाइंडर 0 जाना चाहिए अगर ये इससे डिविजिबल है तो। क्यों? हाँ सर, तो सर हमें ए बी सी के फॉर्म में हमें रिमाइंडर मिलेगा, उसको इक्वल टू 0 के हिसाब से सेटिस्फाई कर दे कराएंगे। कर दे कर दे कर दे, बहुत अच्छा। अच्छा, वैसे टोटल वन टू इक्वेशंस कितनी थ्री से बनेगी? कहाँ तक है सर? 1 से लेकर 10 तक। ओके सर। तो देवांश पहले मुझे इस बात का आंसर देके जाओ, टोटल इक्वेशंस कितनी बन सकती हैं? सर टोटल इक्वेशंस टोटल ऐसे पॉलिनोमियल्स कितने बन सकते हैं? ए की वैल्यूज कहां से कहां तक ले सकता है? कितनी चॉइसेस है ए को रखने के लिए? सर 10 10। बी के लिए? सर 10 सी के लिए? सर 10 तो कितने टोटल पॉलिनोमियल्स बन सकते हैं? 1000 1000। उस 1000 में से कुछ ऐसे होंगे जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड हो रहे होंगे, तुझे तेरे को वो निकाल के बताने हैं। बता दे। ओके।
सर मैं डिवीजन में एक चीज भूल गया था, वो पूछ लूं? बिल्कुल पूछ लिया। सर रिमाइंडर में एक्स नहीं बचना चाहिए ना? नहीं नहीं नहीं, रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से छोटी होनी चाहिए। हाँ, ठीक है, ओके। तो मतलब अगर रिमाइंडर फर्स्ट अगर वाला लीनियर भी बन, होना चाहिए ना बस। हाँ रिमाइंडर अगर लीनियर भी बचता है तो चलेगा। जैसे रिमाइंडर लीनियर बच गया तो बस वहीं रुक जाना है, फिर तुम उससे आगे डिवाइड नहीं कर सकते। सर छूना आंसर मत तुम पीएनसी का क्वेश्चन। बता बता। सर आंसर मतलब अजीब सा आ रहा है मेरा, समझ मतलब काफी छोटा आ रहा है। बता दे तू कितना आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा एक्स कैसे हटाऊं। सर मेरा a इक्वल्स टू c आ रहा है। हाँ सही बात है। और भी आ रहा होगा कुछ। और सर b इक्वल्स टू 1 है। अब मतलब हाँ, ये सही तो है। सॉल्व करके ही आ गया था बस, और तो कुछ। सही है। अब तू इसको यूज कैसे करेगा अपना आंसर देने में, ये सोच। क्या बोल रहा है ऋषभ? नहीं सर, मिल गया सर, हो गया। मैं वैसे कह रहा था कि मैंने कहा तुम्हें कहीं गलती से पीएनसी का क्वेश्चन दिखा और तुम लग गए और फिर कह रहे जुट गए जी, हम तो लड़ने लगे उससे। हमने कहा आज तू होगा या तो हमारा पेपर होगा। कह रहे वो हुआ नहीं, पेपर भी नहीं हुआ। कहाँ से तो आंसर किया इसका? बता तू क्या आ रहा है आंसर। रेपिटेशन अलाउड है ना इसमें? हम्म, जब तक बोला ना जाए रिपीटेशन के बारे में अलाउड है। बोलेगा तभी मानेंगे कि हाँ 10 रिपीटेशन है इसका अलाउड नहीं आंसर? तो इसका आंसर है। 10 है? बिल्कुल 10 है, बिल्कुल 10। फिर अभी तो आपको एक्स लगा था स्क्वायर, कर लेंगे या नहीं कर पाएंगे? नहीं मैंने तो बोला ही था देखो तुमसे स्टार्टिंग में कि अगर तुमने पहले वाला क्वेश्चन सही से समझा है तो फिर होना चाहिए ये वाला। पर हाँ अगर मैं पहले इसको देता तो नहीं होता है फर्स्ट टाइम। इसलिए मैंने पहले दूसरा दिया उसके बाद मैंने ये करा। चल अब बताऊं, ये नहीं होगा। करेक्ट है अक्षत, गुड। हमने इससे इसको डिवाइड करना शुरू करा, एक्स करा, एक्स क्यूब आया प्लस एक्स्ट्रा टाइम भी दूं, पहले लिख दूं क्वेश्चन। ये ले ऊपर वाला भाई, मैं क्वेश्चन हटा दे रहा हूं। अक्षत, ऋषिक और देवांश भी जहां तक है क्वेश्चन पे तो पहुंच ही गए। तुम तीनों तो पहुंच ही चुके हो। ऋषिक और सॉरी रोशनी और दिव्यांशु कहाँ हैं? मैं भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, या मुझे बता दो कहाँ हो। सर वो क्या आप लास्ट डिवाइड कर पाए पूरा? मतलब हम्म, आंसर 10 कैसे आ रहा है? अच्छा ठीक है, वो मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं। हाँ भाई डिवाइड करा दिव्यांशु और रोशनी। बस जी इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, इतने कराने नहीं थे। वो तो तुमने ऐसी ऐसी बातें बोल दी मुझसे कि क्या मैं समझ नहीं आया चैप्टर। तब मजेदार तो चैप्टर है यार ये, बढ़िया खेलता रहूंगा मैं देखो तुम्हारा, मुझे तो बहुत ही मजा आएगा इस चैप्टर में। तुम कह रहे हो समझ नहीं आया, समझ तो आएगा ही, क्यों नहीं आएगा, ये तो सबसे लॉजिकल चैप्टर। मतलब अभी तो हम वहां पहुंचे ही नहीं है जहां समझ नहीं आया, वो तो तुमने पढ़ा ही नहीं। अभी हम ये भी दिखाएंगे इसमें ऐसा पोर्शन है कि समझ नहीं आएगा, पर वहां तक तो तुमने पढ़ा नहीं स्कूल में और आरडी में। तो अभी कैसे बोल दिया तुमने समझ नहीं आया? अभी तो समझ, तो सब समझने वाली चीजें हैं, वहां पे भी लेके जाएंगे जब समझ नहीं आएगा। सर ये आपने चेस बोर्ड लिखा? बिल्कुल चेस बोर्ड लिया जी हमने एक। सर उसमें कितने मतलब कुछ डेटा प्रोवाइडेड है? हाँ मैं बता देता हूँ तेरे को, 8 8 बाई 8 का होता है चेस। ओके 8 to 1 to 8। और टोटल 64 स्क्वायर्स होंगे, छोटे वाले 1 1 1। समझ कर देवांश देखा है कभी चेस बोर्ड? यस वो मेरे पास है भी, पर अब ये नहीं तो मैं तो काफी काफी खेलता हूँ। काफी बुरा। मेरे को मैं भी पसंद है। काफी खेलता हूँ भाई।
काफी बुरी बात है। तो कह रहा है भी, बट यार देखा नहीं कभी उठा के, कह रहा हो क्या रहा है उसमें। काफी साल हो गए ना, इंडोर गेम खेलता नहीं मतलब। 8 रोज 8 कॉलम्स, टोटल 64 स्क्वायर्स होते हैं उसमें, छोटे वाले स्मॉल स्क्वायर्स। ये दिव्यांशु और रोशनी ने मुझे अभी तक नहीं बताया कि इस क्वेश्चन पर कहां पहुंचे हैं। देख भाई, मैं डिवाइड करना शुरू कर दिया, पता नहीं तुम कहाँ हो। मैं डिवाइड करना शुरू करा क्योंकि उसने कहा कि ये पॉलिनोमियल डिविजिबल होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। मैंने इसको डिवाइड करा, ये बना कुछ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए। तो यहाँ पे जब कैंसल आउट करा तो रिमाइंडर भाई मेरे पास ये आया। जैसे रिमाइंडर लीनियर आया मैं रुका, क्योंकि जैसे ही आपका रिमाइंडर की डिग्री छोटी हो जाती है डिवाइजर से, आप रुक जाते हैं डिवाइड करना, उससे आगे डिवाइड नहीं करेंगे। तो रिमाइंडर मेरे पास बना b माइनस 1 इंटू एक्स प्लस सी में से a को भी माइनस करूंगा तो c माइनस ए। अगर मुझे डिविजिबल चाहिए तो डिविजिबल तो तभी हो सकता है जब ये रिमाइंडर 0। अगर रिमाइंडर 0 तो रिमाइंडर 0 होने का मतलब है कि x वाला कोफिशिएंट भी 0 होना चाहिए, यानी कि b माइनस 1 भी 0 होना चाहिए और c माइनस ए भी 0 होना चाहिए। तो यहां से b की वैल्यू तो आ गई 1, तो b तो फिक्स है, b के साथ तो आप कुछ नहीं कर सकते। उसने कहा है कि अगर आप सही में चाहते हैं कि ये डिवाइड पूरा डिविजिबल हो तो b 1 होना चाहिए दोस्त। और उसके बाद उसने अगली बात बोली कि c की वैल्यू a के बराबर होनी चाहिए। तो b के लिए तो कोई चॉइस ही नहीं बची, b के लिए तो सिर्फ एक चॉइस है। a और c के लिए कितनी चॉइस है? a के लिए चॉइस तो 10 की 10 है, आप 1 से लेकर 10 तक कुछ भी ले लो। पर c के लिए सिर्फ एक ही चॉइस है। कैसे? कि c वही होगा जो a है। तो लेट्स से आपने a1 लिया तो c भी 1 है, तो एक केस बन गया 1 1 1। या abc की वैल्यूज बता रहा हूं, या 2 1 2, या 3 1 3, 4 1 4, 5 1 5, 6 1 6, 7 1 7, 8 1 8, 9 1 9, 10 1 10। 10 टोटल पॉसिबिलिटीज हैं। तो अगर आप ऐसे देखना चाह रहे हैं तो आप ऐसे देखिए कि ए के पास 10 चॉइस, बी के पास सिर्फ एक चॉइस, सी के पास भी सिर्फ एक चॉइस। कौन सी? जो ए है वही है। ये भी सी के पास भी कोई चॉइस नहीं है। या ऐसा मान लो कि ए के पास कोई चॉइस नहीं है, जो सी है वही है। तो इसलिए टोटल 10 ऐसे पॉलिनोमियल्स होंगे जो कि डिविजिबल हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। बात समझ आई देवांश? यस सर। हाँ भाई। और दिव्यांश और रोशनी, क्या भैया? यस सर। ये जगना है आज। हेलो, क्लास चल रही है मैथ्स की, पता है? संडे के दिन आजकल क्लास चलती है मैथ्स की। रोशनी, तेरा क्या हाल है इस चैप्टर में, बता मेरे को। रोशनी, समझ आया था? सर आ रहा है। पहले बता मेरे को, स्कूल में समझ आया था? सर स्कूल में मैम थोड़ा जल्दी जल्दी करा रही। अच्छा, रोशनी, when you started, I remember the day when you started, और तुमने को 2-3 क्वेश्चंस के आंसर दिए, और मेरे को अभी भी याद है कि मैंने एक बारी तेरे को कुछ पूछा था और शायद तुमने को आंसर नहीं दिया था। तो मैंने तेरे से बात भी करी, फिर उसके जाने के बाद मैंने तुझे बहुत समझाया, मोटिवेट करा कि सबके पास नहीं होता है पोटेंशियल। याद है तेरे को? यस सर। तो आई सो समथिंग। अब वो रोशनी नहीं दिखाई दे रही मेरे को, रोशनी के अंदर। क्यों? टफ लगने लगा है क्या जी? बता दे, डर मत। कोई भी जो भी मैं तेरी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ही दूंगा तेरे को। टफ तो है about। सर काफी ज्यादा हाइप भी है। कहीं भी ज्यादा हाइप भी, बहुत ही ज्यादा हाइप है। बस वही है कि हम कर इसको कोई भी सकता है। जो साइंस में अच्छा स्टूडेंट है ना, वो हर कोई कर सकता है। आपको अपने हेड स्पेस को क्लियर करना पड़ेगा, थोड़ा सॉर्टेड रहना पड़ेगा यहाँ पे।
कैसे करना है। पीएनसी पीएनसी की तरह आपको ये समझना पड़ेगा कैसे करना है। सबके अलग अलग तरीके होंगे अपने करने के। कोई कहता है कि आप ऐसे कर सकते हो, नहीं, देयर आर मेनी मेथड्स जिसके लिए जो वर्क करता है। मैं नहीं कह रहा मैथ से ही करो, 2 सब्जेक्ट से भी कर देते हैं लोग, काफी अच्छा। एक से बड़ा मुश्किल होता है करना, एक से तो नहीं कर पाओगे क्योंकि एक में तो नहीं हो पाएगा, बट 2 सब्जेक्ट से कर देते हैं लोग। आपका अपना मेथड है पढ़ने का भी, कोई रात को पढ़ता है, कोई दिन में पढ़ता है, कैसे पढ़ता है, कितने क्वेश्चंस लगाता है, कहाँ से लगाता है, कौन सी बुक फॉलो करता है, अपने अपने मेथड्स हैं। ये तो बात पे जाना मत किसी के कि नहीं ये तरीका है और ये फिक्स है, नहीं भाई, बहुत फ्लेक्सिबल है जी। आप हो इतने, बस वही जानना चाहता हूँ। मैं ना तुझे इससे ज्यादा क्वेश्चन, जो जितना तूने मुझे आंसर दिया ना ऋषिक, मैं इससे ज्यादा कैसे, मैंने दिया है भाई वो। कैसे, ऋषिक ने आंसर दिया मुझे, अक्षत ने तो आंसर मुझे आई थिंक करेक्ट दिया है। सर मैंने भी दिया था। सर मैं काफी बड़ा था एक्चुअली। देवांश, तेरा आंसर मैं ऐसे करेक्ट मान रहा हूँ कि ऐसे ही देते हैं लोग आंसर ना, इसको कोई बात नहीं, तेरी अच्छा। गलती सर नहीं, एक तूने डाउट सही था आंसर बस दिया सर, है, गलत है आंसर पर तेरा सही है। पर इसने जो ओके आंसर दिया है मेरे को, सर रुक जाओ सर। सर आई मैंने तुझे थॉट। वो बात बताई थी कि वो बॉल का मास 5 किलो कि बॉल्स के क्वेश्चन नहीं आते मैकेनिक्स में, बॉल बॉल का वेट निकालो और ये करो और वो करो, और भाई फ्रिक्शन कोफिशिएंट पूछ लिया, फ्रिक्शन कोफिशिएंट बता दिया 5। एग्जामिनर ने कॉपी उड़ा के फेंक दी, कह रहे इसके तो नंबर 270 आ रहे हो ना आउट ऑफ 300, तब ना लूं मैं इसको। क्या आंसर दे रहा है मेरे को, बॉल का वेट 5 किलो बता रहा है। कौन खेलता है इस बॉल से भाई, तुम खेलो इस बॉल से। तो वैसे ही आंसर दिया है ऋषिक ने कि 32। अबे अगर सिर्फ कोने वाला स्क्वायर पकड़ लेना, सिर्फ कोने वाला, तो उसके लिए बनते हैं कितने, 15 हटा दे 49, तो 49 चॉइसेस, तो एक स्क्वायर पकड़ ले कोई भी जो तेरी मर्जी है ना, उसके लिए 49 चॉइसेस हैं। जो भी तेरे को स्क्वायर सेलेक्ट करना है अपनी मन मर्जी से कर ले जाओ। 64 चेस बोर्ड लाकर रख ले अपने सामने, एक कोई भी स्क्वायर अपनी तरफ से सेलेक्ट कर ले, उसको छोड़ के उसकी रो में 7 और आ रहे होंगे और उसकी कॉलम में भी 7 आ रहे होंगे, उन 14 को हटा के और उस खुद को हटा के 49 चॉइसेस में से कोई भी ले सकता है तू। तो आंसर 49 तो मतलब एक स्क्वायर के अरे लिए ही है नहीं किसी सर, भी। मैंने सोचा ही गलत सर। मैं डायगोनल्स के हिसाब से मैंने काउंट किया कि एडजेसेंट डायगोनल। 1 मिनट सर। सर अक्षत अब बता दूंगा, सेकंड ट्राई में बता दूंगा। 1 मिनट सर। बता दे, या अभी भी गलत बताएगा, चल। अक्षत ये आंसर तो सही दिया है तुमने, वेरी गुड, बट कैसे। या वैसे मेरे को ना ज्यादा आंसर आंसर से मतलब रहता नहीं है, ये तो मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही खेल रहा हूँ तो ठीक है, मतलब मजा आ रहा है मेरे को कि भाई चलो तुम मेहनत कर रहे हो, दिख रहा है मुझे। मेरे को बस प्रोसेस से ही मतलब होता है यार हमेशा। तुम्हें बस प्रोसेस पे ही अटक के रहना है मेरे साथ। हम प्रोसेस फॉलो करेंगे, धोनी है हम, तो हम अच्छा करेंगे। मतलब हमेशा अच्छा नहीं करेंगे, बट हम अपने प्रोसेस पे रहेंगे क्योंकि वही है तरीका जिससे हम अच्छा सर कर अब सही सकते है। हैं। रुक जाओ, अब मैं पहले चेस बोर्ड बना लूं अपना। अक्षत कोड लगा दिया क्या इसमें कुछ। ये बड़ा मजेदार होता है कोडिंग भी, जितना फन है, जैसे मैथ से लड़ रहे होते हैं ना, मैथ्स में समझ नहीं आती जिन्हें। सर मैंने C++ सीखी थी तो उसमें कंपाइलर से लड़ाई होती है। और इजी होती है थोड़ी ना, तो पाइथन में तुम्हें ना रन छोटी छोटी काउंटिंग चीजें नहीं लाइन। लिखनी पड़ती।
Yes, sir. Error found in line 3, line 4, syntax error. सही में भाई 4 घंटे चले गए, एरर ही नहीं ढूंढ पा रहे। कह रहे पिछले 4 घंटे से तो जी ये ट्विन प्राइम्स का प्रोग्राम लिख रहा था, वही नहीं। हाँ गलत है अभी भी। पता चला सर, एक एपोस्ट्रोफी डबल की जगह सिंगल लगा दिया, सिंगल की जगह डबल। इसके आगे निकलने के बाद और पहले तो ये, हाँ पहले तो सिंटेक्स एरर से बाहर निकल के आना होता है, फिर सिंटेक्स एरर के बाहर आ जाए तो फिर भाई मैथ्स। चल आज तेरे लिए प्रॉब्लम है अक्षत, तेरे को एक फंक्शन बनाना है। फंक्शन ये है कि पाइथन में कह रहा हूँ, परफेक्ट नंबर का फंक्शन बनाना है। अच्छा परफेक्ट नंबर तो तेरे को पता नहीं होगा अभी। ट्विन प्राइम्स का फंक्शन बनाना है। चल ट्विन प्राइम्स का, ट्विन प्राइम्स क्या होता है, जो भी लगातार दो ऑड नंबर्स प्राइम हो, जैसे कि 3 5 5 7 17 19। सर हमें इनपुट क्या देंगे हम? हमें इनपुट कोई भी इंटीजर देंगे x, हमें उस तक के सारे ट्विन प्राइम्स को फाइंड आउट करना है। अच्छा, उससे ये पहले हमारा तक के। फंक्शन है, उससे पहले तक के। जैसे कि हमने इनपुट दिया 19, तो वो हमें खुद ही आंसर बताता चला जाए 3 5 5 7 11 13 17 19, उस तक के सारे प्राइम्स, ट्विन प्राइम्स। तो बिना लाइब्रेरीज यूज किए ना? बिना लाइब्रेरीज, जैसे सर मैथ की लाइब्रेरी भी होती है पाइथन में जैसे। कर ले, कर ले। ओके ये देखिए, find the total number of ways in which two small squares can be selected on the normal chessboard if they are not in the same row same column। देख भाई कोई भी एक स्क्वायर उठा, लेट्स से ये उठा लिया तूने स्क्वायर 1, इसके लिए तू ये नहीं ले सकता जिसको मैं टिक कर रहा हूं, उसके अलावा तेरे को जो चाहिए वो ले ले, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। यानी कि बची हुई 48 चॉइसेस, सॉरी 49 चॉइसेस 7x7 की तेरे लिए अवेलेबल है। और कोई भी स्क्वायर देख ले, ये लेगा ना अगर, तो इसके लिए भी इसकी रो छोड़, इसका कॉलम छोड़ दे और इसकी रो छोड़ दे, बचे हुए 49 स्क्वायर तेरे लिए अवेलेबल है। तो स्टार्ट ऐसे कर कि पहला स्क्वायर चूज करने के लिए कितनी चॉइसेस हैं, आउट ऑफ 64 कोई भी उठा सकता है। अब दूसरा स्क्वायर चूज करने के लिए तेरे को दो स्क्वायर चाहिए ना, पहला स्क्वायर 64 वेज से उठाया जा सकता है। इन 64 के 64 स्क्वायर्स के लिए हमेशा 49 स्क्वायर्स और एग्जिस्ट करेंगे, जो तू कोई भी, जो जिनमें से तू कोई भी एक चूज कर सकता है। ये 49 स्क्वायर्स इसकी ना ही तो रो और ना ही कॉलम में लाई कर रहे होंगे, राइट। ये लगाया देवांश और ऋषिक। यस यस सर। अब एक प्रॉब्लम है, क्या? ये तो ठीक है, इसकी फंक्शनिंग समझानी है तुझे मुझे। सिंटेक्स एरर तो तेरा बिल्कुल सारा ठीक है, और ऐसे मत लिखा कर इसे x = int इनपुट एंटर द एंडिंग। ट्विन प्राइम्स के ऊपर ही साथ में अगर तू आर्गुमेंट देगा x डाल दे वहीं पे ही, तो वो खुद ही चला जाएगा। इसे भी हमें दूसरी लाइन लिखने की भी जरूरत नहीं, वहीं पे ही ट्विन प्राइम्स के साथ ही आर्गुमेंट दे दे x, तो वो खुद ही ले लेगा x, तुझे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और लाइन, जितना नीट एंड क्लीन होगा ना कोड, उतना ही एफिशिएंट भी होगा, उतना ही टाइम कम भी लग रहा होगा उसे लिखने में। ठीक है जी, ये 64 और 49। अब मुझे इसकी मैथ्स बताइए, तू मैथ्स पूछनी है मुझे तुझसे। 64 × 49 ये बना हमारा। बस एक प्रॉब्लम होगी यार, प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही आपने मान लो स्क्वायर 1 लिया, और लेट से मैं इसे स्क्वायर 4 बोल रहा हूँ, तो आपने स्क्वायर 1 स्क्वायर 4 एक बार उठा लिया, मतलब स्क्वायर 1 अगर आपने चूज करा तो स्क्वायर 4 भी आपने उसके लिए कंडीशन ले ली। बट जब आपने ये 64 टोटल चॉइसेस बोली हैं, तो इसमें पहली चॉइस पे कभी ना कभी स्क्वायर 4 भी आ सकता है, आएगा ही। और जब स्क्वायर 4 आएगा तो आप दोबारा स्क्वायर 1 लेके उसकी चॉइस को गिन लोगे, नहीं? सर ये समझ मतलब आप कह रहे हो 1 4 और 4 1 अलग नहीं है, मतलब दो हो जाएंगे? ऑब्वियसली नहीं है, दो ही स्क्वायर तो चूज करने थे, अलग क्यों है? मतलब 1 4 अगर ले लिया तो 4 1 अलग क्या हो जाएगा? मतलब हमें तो दो ही स्क्वायर चूज करने हैं ना, ऐसे समझ। हाँ। तुझे पूरे 64 में से कोई भी दो स्क्वायर चूज करने, तूने पहले 1 लिया, फिर तूने 4 लिया, या तूने पहले 4 लिया बाद में 1 लिया, फर्क कहां पड़ रहा है? यही वो फर्क होता है, ऑर्डर, अरेंजमेंट, सिलेक्शन। यहाँ पे सिर्फ सिलेक्शन करवाया गया है, अरेंजमेंट की बात नहीं कर रहे। हमें मतलब नहीं है ऑर्डर से, किसको तूने पहले उठाया किसको बाद में उठाया, हमें तो दोनों उठा के दिखा कि ये दोनों स्क्वायर्स हैं, ये रहा फर्स्ट ये रहा फोर्थ।
अब तू कह रहा है ये रहा फर्स्ट, ये रहा फोर्थ, या ये रहा फोर्थ, ये फर्स्ट, तो हम कह रहे हैं अबे ऐसे क्यों दिखा रहे हैं? हमने पूछा तो उससे ऐसे दिखा, हमने तो कहा ये ले दोनों दे दे एक साथ, हमने थोड़ी कहा पहले ये बाद में ये, तो दोनों देना एक साथ। कौन से हैं, कौन से वो दो स्क्वायर्स हैं जो कि कभी भी सेम रो और सेम कॉलम में नहीं आ रहे? तो डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि तूने हर केस को 2 बार गिना है, जैसे 1 4 4 1, ऐसे ही 2 5 कुछ 5 2 भी गिन लिया फिर तूने, तो इसलिए टोटल को डिवाइडेड बाय 2 करते, क्योंकि यहाँ पे ये हुआ है कि हर केस 2 बार गिना गया है। बात समझ आ गई? यस सर। यस सर। दिव्यांशु यस सर। ये तो जा चुका है, छोड़ दे क्लास, मुझे लग रही है। वाह थैंक। सर मैं बैठा ही हूँ। अरे आप बोल गए भाई साहब, मतलब ये छोटी बात थोड़ी है। नोएडा वाले तो बात ही नहीं करते आजकल, इलेक्शन में तो काफी, वैसे भी नोएडा वालों का भौकाल चल रहा है। हमारे तो नेता ही नहीं आते। हम्म? तो क्या? मैं कह रहा हूँ हमारा नेता ही नहीं आते। हमारा नेता कैसा हो, दिव्यांशु जैसा हो। तो ये बताओ। भाई तेरे को क्वेश्चन समझ आ रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ हाँ क्वेश्चन समझ आ रहा है सर, आज बस सॉल्यूशन बन नहीं रहा मेरे से। अब जैसे ये वाले क्वेश्चन में मैंने सबसे पहले 64 C2 वाला लगाया, फिर मैंने सोचा ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें तो 2 लेने थे और सेम रो सेम कॉलम में आ जाएगा, फिर मैं वहां बस गया। अभी सी और आर मत लगा तू, बस आज तो इसे समझा। अब अगली क्लास में तुम्हारा छोटा सा टास्क है, तुम्हें ना फैक्टोरियल पढ़ के आना है। यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 क्यों किया? मतलब मैंने ये इसमें ये सोचा ना कि जैसे इसलिए क्या? 49 केसेस पहली बार आ रहे हैं, ठीक है, तो जो 69 इंटू 49 है उसमें से हम 49 और माइनस कर देंगे। क्या? तो मैंने तो ऐसे ही सोचा था, क्योंकि 49 जो 49 बॉक्सेस है उनको एक एक बार तो यूज कर लिया है ना, तो सारे 49 बार यूज हो चुके, तो 49 माइनस कर नहीं दिया। तो वो मैंने किसी ऐसे दूसरे सोचा। के लिए भी 49 फिर से दूसरे भी तो बन रहे होंगे, ऐसे भी तो समझ। अब इस वाले के लिए तो दूसरे 49 आ रहे होंगे ना पिक्चर में। ये जो है ऐसा थोड़ी ना वो हमेशा 49 सेम ही बने रहेंगे, वो Yes, 49 तो चेंज ही होते रहेंगे। तो पहले ये निकाल ले टोटल, बस। अब जैसे तूने टोटल निकाले 64 इंटू 49, इसमें ये दिक्कत हुई, पहले 64 का मतलब तू 64 में से कोई भी ले सकता है। तो लेट्स से मैंने इसे S1 बोला हुआ है, इसे S1 S4 बोला हुआ है। इन 64 में एक केस ये है कि S1 लिया, उसके लिए 49 चॉइसेस आई, और एक केस ये भी होगा कि S4 लेंगे, उसके लिए भी 49 चॉइसेस आएंगी, राइट? यस सर। जब तूने 49 49 दोनों के लिए चॉइसेस ली, तो तूने क्या करा कि S1 के लिए S4 तो पहले गिन चुका था, तूने दोबारा S4 के लिए S1 भी गिना। ऐसे ही तूने S2 के लिए S5 पहले ही गिन लिया था, जब 2 ये लिया था, ये 64 चॉइसेस में से एक चॉइस ये भी थी, जब ये लिया था तो इसके लिए 49 में गिना गया था। पर जब तू इस पे पहुंचा तो तूने दोबारा ये भी गिना। ऐसे ही तूने हर बार दो 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 काउंटिंग कर। बोल। यस सर समझ गया। अगली क्लास में फैक्टोरियल पढ़ के आना है। आज मैं फैक्टोरियल पूरा खत्म कराना था वैसे, पर हमने सोचा कि अगर तुम यही नहीं सीख पाओगे ना तो आगे नहीं बढ़ मेरा एक पाएंगे। और डाउट था इस क्वेश्चन में पूछ ले। सर, उसमें अगर वो पूछता कि हम एडजेसेंट डायगोनल्स उठा रहे हैं तो मतलब कितनी पॉसिबिलिटीज होती? मतलब सर हम C4 D3 या ऐसे करके उठा रहे हैं। तो फिर यार हमें केसेस बनाने पड़ते हैं, और अभी भारी चीजें भी आएंगी पीएनसी में। मतलब जो तू बातें पूछ रहा है अभी, वो कुछ और तगड़ी चीजें भी आएंगी, तो कुछ कुछ चीजों का तो सोल्यूशन हमें अलग ही तरीके से निकालना पड़ेगा, बिल्कुल। पर मान ले अगर तू ये कह रहा है कि डायगोनल की बात कर रहा है, तो इसके लिए जैसे देख, जितने भी कॉर्नर वाले होते उनके लिए बस 2 ही चॉइस होती, सॉरी उनके लिए बस एक ही चॉइस होती, यस सर, बाकी के लिए 2 होती हैं। और जो साइड वाले होते, ये वाले साइड वाले, इनके लिए 2 होती, और जो बीच वाले होते उनके लिए 4 होती। नहीं यस सर। तो पहले तो तू ऐसे टोटल निकाल लेता, फिर तू ये भी देखता कि कुछ तो रिपीट भी हो रही है, वो रिपीटेशन वाली घटानी पड़ती। इस तरीके से सर निकालते, सिर्फ थोड़ा लेंदी वाइट हो के लिए जाएगा। निकाल रहे थे। बता बता। मैं कह रहा हूँ सर सिर्फ वाइट के लिए निकाल लेंगे तो रिपीटेशन नहीं होगा ना, क्योंकि हाँ ब्लैक। ऐसे देख लो।
बिल्कुल। चलो जी, टाटा बाय बाय। लिमिट्स पढ़ानी है अभी तो, दूसरे वाले बैच में लिमिट्स चल रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अच्छा, आ चुका है दूसरा बैच? और क्या हाल चाल है हमजा, यशिका? क्या इतने बुरे हैं? कह रहे बोल भी नहीं पा रहे, बहुत दिक्कत है।